एक ऐसा अंपायर जो भारत के ऑलमोस्ट पूरे भारत पे वो रूल करेगा। अगर हम प्रेजेंट डे इंडिया से देखें तो इंडिया के बियॉन्ड भी जाके वो रूल करेगा। तो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेकर बड़ा यहाँ पर डिबेट मचा हुआ है। ही बिकम्स द किंग चंद्रगुप्त मौर्य, और इतने बड़े मौर्य अंपायर का स्थापना किया इसने, लेकिन ये कोई रॉयल फैमिली से नहीं था। और वो आदमी यहाँ से इतिहास लिखता है और इतना बड़ा साम्राज्य मौर्य अंपायर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसको स्टैब्लिश करता है। जो मौर्याज हैं उनका इकोनॉमी क्या था, उनका आर्मी कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। पब्लिक खुश है तो राजा खुश है, लेकिन पब्लिक अगर ना खुश है तब भी राजा ना खुश है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तो राजा जो होगा वो टैक्स नहीं न लेगा? बिल्कुल लेगा। राजगिरिया, अजातशत्रु, शिशुनाग डायनेस्टी में आ गए, नंद डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपैंड किया, 303 में और एक्सपैंड किया, फिर देखिए यहां पर बिंदुसार, फिर अशोका। सो हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से चैनल पर पीडब्ल्यू ओनली इस प्रारंभ, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हैं एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस सीरीज में, एनसीईआरटी सीरीज में लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं मौर्यन अंपायर की। पहली बार है ना आप ये वर्ड मेरे मुंह से सुन रहे हो, एम्पायर, क्योंकि ये पहली बार एक्चुअली देखोगे तो इतिहास में हम एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा साम्राज्य फॉर्म होता हुआ देखने वाले हैं। एक ऐसा अंपायर जो भारत के ऑलमोस्ट पूरे भारत पे वो रूल करेगा, और इनफैक्ट अगर हम प्रेजेंट डे इंडिया से देखें तो इंडिया के बियॉन्ड भी जाके वो रूल करेगा। तो आइए इस सब के बारे में शुरुआत करते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ होगा वो आपको इस पर्टिकुलर बैच पे जाके मिल जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि आप इस पर्टिकुलर बैच को सर्च करेंगे पीडब्ल्यू ऐप पर जाके, वहां पर आप इसको एनरोल कर सकते हैं बैच को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वहां से आप लोग जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, बाकी मेरे से कनेक्ट करना है तो भाई ये मेरा है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, आइए इस पे आप लोग जुड़िए, मजे करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे आपको डाउट आते हैं तो वह आप क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। एंड ऑफ कोर्स मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम जो है आप खुद ही देख रहे हो, इट इज रात के 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, चलिए एनीवे तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं पूरे जोश में हूं और आप लोगों को भी पूरा जोश दिला दूंगा इस लेक्चर को इस वक्त रिकॉर्ड करके। देखो भाई, कहानी क्या है जरा वो समझो, कहानी क्या है वो समझो। देखो, तो वापस से मेरी बुरी आदत जो है, मेरी गंदी आदत, आपको ये मुझे पता है कि बुरी लग रही होगी और मेरी इस गंदी आदत से आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आदत से हूं मजबूर। तो भाई टाइमलाइन अपना तैयार होना चाहिए, राइट, टाइमलाइन तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या सबसे पहले क्या देखा था सर? हमने देखा था सर स्टोन एज की कहानी समझी थी, राइट, स्टोन एज की कहानी। ठीक बात है सर, ये खत्म हो गया। स्टोन एज के बाद हमने सर समझा था कॉपर एज को, कॉपर एज को देखा था। ठीक बात है सर, कॉपर एज हो गया, है ना, चालकोलिथिक वाला हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था सर ब्रॉन्ज एज को। तो ब्रॉन्ज एज की कहानी भी जो है वो हमारी कवर हो गई है, जिसमें हमने बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर उसके बाद आती है सर कहानी आयरन एज की। तो हमने आयरन एज में वैदिक पीरियड को देखा था। फिर कहानी आती है बुद्धा एज की, राइट, फिर कहानी आती है बुद्धा एज की। और बुद्धा एज के साथ साथ मैंने कहा था कि इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो ये टाइम पीरियड है, हम लोग इसी को बोलते हैं एज ऑफ महाजनपदास। इसी को हम लोगों ने कहा महाजनपदास। और यही चीज जो है हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं, हमने इसी की बात यहां पर करी थी। तो एक बार मैं आपको अगर यहां पर इसके बारे में देखूं कि भाई स्टोन एज हो गया, ठीक है, हमको पता है, हर बार लिखते आ रहे हैं हम लोग, तो एक बार फिर से लिखेंगे, क्या बुराई है इसमें, है ना। आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है, आपको बस रिवाइज करना है। पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। कॉपर एज की बात करेंगे तो भाई चालकोलिथिक वाला हो गया, चालकोलिथिक हो गया, चालकोलिथिक, है ना। कॉपर, चालको का मतलब होता था कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे सर तो यहां पर हमने देखा कि इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली में लोग वहां पर बसते हैं, और इंडस वैली में जब लोग बसते हैं तो एक बढ़िया अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जबरदस्त टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब इंडस वैली डिक्लाइन कर रही है तो यहां पर हम 1500 बीसी के आसपास हम ये टाइम पीरियड देख रहे हैं कि 1500 बीसी के आसपास ये आयरन एज शुरू होती है, जिसकी हम बात कर रहे थे वैदिक पीरियड, है ना। ये वैदिक पीरियड की शुरुआत यहां पर होती है, वैदिक एज की शुरुआत होती है, राइट। और वैदिक एज को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया कर रखा था। हाँ सर, वो भी याद है हमको, भूले नहीं है, अच्छा पढ़ाएंगे तो कैसे भूलेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ऋग्वेदिक पीरियड हो गया, लेटर वैदिक पीरियड हो गया, सब ठीक है ना। इसके बीच का हमको वही पता था क्या क्या फर्क था, कि इकोनॉमी कैसी थी यहाँ पर सर, पैस्टोरल थी, यहाँ कैसी हो गई थी इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल हो गई थी। यहाँ पर पॉलिटी कैसी है साहब, जना है। यहाँ पर पॉलिटी कैसी हो गई सर, जनपद हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ सोसाइटी कैसी है सर, ट्राइबल सोसाइटी है। यहाँ सोसाइटी कैसी हो गई है, वर्णा बेस्ड हो गई है।
है ना, वर्णा सिस्टम यहां पर आ गया, शॉर्ट फॉर्म में वी में लिख दो बस, है ना, वी लिख देता हूं। और रिलीजन की बात करेंगे तो यहां पर नेचर वर्शिपर है, और यहां रिलीजन की बात करेंगे तो वैदिक रिलीजन है। ठीक है, ये सब हम लोग बातें यहां पर डिस्कस कर चुके थे, है ना। और ये आयरन एज जो चलती है वो चलती है 600 बीसी तक, 600 बीसी तक हम लोग देखते हैं कि ये आयरन एज यहां पर चल रही है। और बीच में क्या हुआ है साहब, बीच में देखेंगे तो 1000 बीसी में हम यहां पर समझ चुके हैं कि भाई 1000 बीसी में आयरन की जो है वो डिस्कवरी हो गई है ना, लोग आयरन के बारे में अब जान रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि ये एज ऑफ बुद्धा जो है वो शुरू होती है, और फिर हमने यहां पर फर्क देखे थे, डिफरेंसेस देखे थे कि इस पीरियड में क्या फर्क आएगा। तो अब जो यहां पर इकोनॉमी हो जाती है वो क्या हो गई, एग्रीकल्चर तो है ही, प्लस हम देखते हैं कि सरप्लस फूड आ गया है, सरप्लस हो गया, इसका मतलब ट्रेड जबरदस्त हो रहा है ना। पॉलिटी की बात करेंगे तो क्या हो गया, महाजनपदा का पीरियड आ गया है ना। सोसाइटी हमने देखा तो किस प्रकार की है कि हमने देखा सोसाइटी में वी फाउंड कि यार ये वर्णा सिस्टम जो है ना ये भी चल रहा है, ये तो है ही। और यहां पर हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो धर्मशास्त्र है उसने रूल्स लेट डाउन कर दिए हैं कि किंग का बिहेवियर क्या होगा, कैसे होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, हाउ पीपल हैव टू बिहेव, है ना। यानी कि सबके यहां पर जो काम है वो सब डिवाइड हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, राइट। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि धर्मशास्त्र, अभी इसको हम लोग देखेंगे मौर्यास के अंदर भी, ठीक है। और फिर उसके बाद रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म, जैनिज्म भी आ चुका है अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मणिज्म, है ना। जो ब्राह्मणिज्म रिलीजन है उसके अलावा ये रिलीजन भी यहां पर जो है दोनों पनप रहे हैं, ठीक है। ये हमने कहानी देखी थी, एंड दिस वाज अबाउट ये वाला जो पीरियड है। अब महाजनपद का जो पीरियड है ना दोस्तों, ये कहां तक चला था, हमने देखा था लास्ट में महाजनपद में, अच्छा क्या देखा था हमने सर, यहां से देखा था कि भाई 16 महाजनपद थे, है ना सर, 16 महाजनपद थे। इसमें से एक महाजनपद जो निकल के आता है वो आता है मगध। और कैसे निकल के आता है मगध, कैसे विक्टोरियस होता है, बिकॉज सर यहां से 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो हैं वो पनपती हैं। एक थी सर हरियंका डायनेस्टी, सर एक थी शिशुनाग डायनेस्टी, और एक थी यहां पर नंद डायनेस्टी। याद करिए, ये सब हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने कहा था कि जो नंदास का रूलर था, है ना, यानी कि यहां पर नंदा का रूलर धनानंद, और इसी के टाइम पे जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हुआ था तो धनानंद का जो चैप्टर एंड हुआ था, जो पिक्चर खत्म हुई थी, वो 321 बीसी में होती है। तो हम देखते हैं कि रफली आप देखोगे महाजनपदा का जो पीरियड है, महाजनपदा का, वो खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं 300 बीसी के आसपास, 300 बीसी के अराउंड आप देखोगे तो ये जो महाजनपद का पीरियड है वो खत्म हो गया, है ना। आपसे बोलोगे सर जैनिज्म आज भी चल रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पीरियड खत्म हो गया ना, ऑफ कोर्स आज भी चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर आप देखिए महाजनपद का पीरियड जो है 300 बीसी में हो गया। इसी के पैरेलल हम देखेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म हमको पनपते हुए दिखते हैं, राइट। आज हमारी कहानी जो है वो इसके आगे से यहां पर शुरू होनी है, राइट। इसके आगे से हमारी कहानी शुरू होगी। तो आज हमारी बातें होने वाली है किसकी, मौर्यन एज के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मौर्यन एज के बारे में, मौर्यन अंपायर के बारे में आज यहां पर हमारी पढ़ाई होने वाली है। चलिए इसको लगा लीजिएगा तारा, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आपको फील आ रहा होगा कि जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी तो उस वक्त हमने क्या टाइमलाइन बनाया था, और धीरे धीरे देखिए ये टाइमलाइन जो है अब वो बढ़ती जा रही है, कॉम्पैक्ट होती जा रही है। तो आपकी भी देखिए एक स्लाइड के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। चलिए, तो डेलिबरेटली आई गिव यू द स्टार्टिंग के 5-7 मिनट्स ताकि आपका रिविजन हो जाए, है ना। और इससे क्या होता है कि पीछे का लेक्चर जो होता है वो करेक्ट हो जाता है कि हाँ हमने कहाँ छोड़ा था। तो कहानी हमने छोड़ी थी नंदास से, यहीं से कहानी जो है मैं उठाऊंगा ना, ये मेरी बुरी आदत है कि यहीं से कहानी उठेगी जहां हमने इसको छोड़ा था। क्लियर, चलिए भाई। तो आज हम लोग मॉडर्न एम्पायर की बात जब करने जा रहे हैं तो 3 बेसिक इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना होगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर। चलिए चलिए भाई, फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से देखो जरा, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। पहला इंपॉर्टेंट रूलर या फिर पहला ही रूलर था जो इस डायनेस्टी का था, वो कौन था, सबको पता है यार, चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। अब देखो ये गद्दी पे कब आएगा, सिंपल सी बात है, जब ये वही है चंद्रगुप्त मौर्य, याद आ रहा है ना, अलेक्जेंडर की कहानी मैंने सुनाई थी आपको, अलेक्जेंडर की कहानी सुनाई थी ना, आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से इसी आदमी को ट्रेन किया था और फिर इसने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी है। तो भाई धनानंद का समय कब खत्म हो रहा है, 321 बीसी, तो ये आदमी 321 बीसी में ही गद्दी पे बैठेगा। और ये कब तक रूल करेगा, 297 बीसी या 298 बीसी तक जो है वो आप इसको लिख सकते हैं, 297 बीसी तक ये रूल कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है ना। जहां छोड़ेंगे वहीं से पिकअप करेंगे, राइट। बी पॉइंट देखिएगा, बिंदुसार की बारे में बात करेंगे हम लोग, बिंदुसारा के बारे में बात करेंगे, और ये रूल करेगा कहां से, ये 297 से पिकअप करेगा,
इसी का लड़का है, चंद्रगुप्त का लड़का है बिंदुसार, ठीक है ना, ये फंडा क्लियर रखना है, बेसिक बेसिक बात एकदम क्लियर। 297 बीसी से रूल कर रहा है और ये कहां तक जा रहा है साहब, ये रूल करेगा 262 बीसी, 200 मैं कह सकता हूं 272 बीसी तक ये रूल करने वाला है, 272 बीसी तक ये रूल कर रहा है, ठीक है। अब जब बिंदुसार की डेथ होती है तो उसके लड़के जो होते हैं वो आपस में लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं कि अगला बादशाह, अगला एम्परर कौन बनेगा, अगला यहां पर किंग कौन बनेगा। तो उसमें जो नाम आएगा, मैंने एम्परर गलत बोल दिया, आजकल जो है मैं प्रारंभ बैच के अंदर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो वहां पर जो है मुगल चल रहा है, तो मेरे मुंह से जो है एम्परर निकल आया, बट एनीवे। तो पॉइंट नंबर सी की बात हम करते हैं, इसके बाद इसका लड़का दैट इज अशोका, ठीक है। तो अशोका गद्दी बैठा और अशोका का टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है इसके 4 साल के बाद, आप देखिए 268 बीसी। वाई, बिकॉज ये टाइम पीरियड है जब ये लोग, इसके ब्रदर्स और ये सब लड़ रहे हैं आपस में कि अगला राजा कौन बनेगा, और ये रूल करता है टिल 232 बीसी तक, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि अब मैं आपको थोड़ा बहुत डेट्स बताने लग गया हूं, है ना, ये इसलिए क्योंकि अब यहां से कहानी थोड़ी ज्यादा ऐसी हो गई है कि हम लोग मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स, मतलब अब थोड़ा सा ज्यादा डेफिनेट डेट्स हमको पता है, तो जहां डेफिनेट डेट्स हैं वहां मैं आपको जरूर बताता हूं। हालांकि इन डेट्स को याद नहीं करना है, ये बस आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझने के लिए है। तो ये 3 हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर रूलर्स की बात हम लोग आज इस वाले लेक्चर में यहां पर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का यहां पर जो सिनारियो था उसको जानने से पहले देखिए, ये आप समझ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहां पर, दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ नंदास। तो मैं आपको बता रहा हूं जहां हमने ड्रॉप किया था कहानी अपनी, तो ये नंदास का टाइम पीरियड है, ये नंदास का टाइम पीरियड है ना। यहां इसका मतलब इसी के आगे से अब क्या होना है, बढ़ाई होगी, मतलब एक्सपेंशन होगा, है ना। इसी के आगे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ये साइड यहां पर एक्सपैंड करेगा, है ना, कोशिश करी जाएगी इधर ही एक्सपैंड करने की, राइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य कोशिश करेगा, फिर उसके बाद बिंदुसार कोशिश करेगा, और फिर अशोका के टाइम में आप देखोगे एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो यहां पर रूल करता हुआ मिलेगा। तो देखिए ये है आपका टाइम पीरियड चंद्रगुप्त के टाइम पे, ये देखिए चंद्रगुप्ता 1 के टाइम पे, चंद्रगुप्त 1 कह रहा हूं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये वो एरिया है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहा था, ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद आएगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो उसके बाद नेक्स्ट रूलर है अशोका। आप देख के ही मतलब आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा एरिया, यस ये देखिए इतने बड़े एरिया में ये अब मौर्यन एम्पायर यहां पर स्टैब्लिश हो रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अशोका, है ना। देखिए 265 बीसी की बात यहां पर हो रही है, तो 265 बीसी में अब आप देखिए यहां पर कि लगभग लगभग हमको देखने को मिल रहा है कि भाई कलिंग जो है वो भी यहां कहीं ना कहीं जो है क्या हो गया है, अब कैप्चर हो चुका है ना। अशोका ने कलिंग की वॉर लड़के इसको भी यहां कैप्चर कर लिया है। तो ये इतना बड़ा एरिया आप देख सकते हैं, कितने बड़े एरिया में यहां पर बियॉन्ड इंडिया, जो आज का प्रेजेंट डे इंडिया, उसके बियॉन्ड भी देखिए तो मौर्यन एम्पायर अशोका का रूल यहां पर चल रहा था, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहां पर अब धीरे धीरे समझेंगे कि ये एक्सपेंशन यहां पर कैसे होता है, राइट। ये एक्सपेंशन की कहानी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो प्लीज गिव द हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य, हेडिंग डालिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए भाई चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो द डेट इज, टाइम पीरियड इज 321 बीसी से लेकर 297 बीसी तक, है ना। अब देखिए हो सकता हो किसी किताब में आपको थोड़ा डेट का ऊपर नीचे मिल जाए, है ना, 1-2 साल 5 साल ऊपर नीचे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मत परेशान होइएगा, अरे सर इसमें डेट तो ये लिखी है, आपने डेट ये बता दी, तो नॉट वेरी मच, इसलिए मैंने कहा ना डेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पूछता है। देखिए पहली चीज तो यहां पर यही है, सवाल यही उठता है जब हम लोग इसकी तैयारी कर, मतलब इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला सवाल तो, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो पहला सवाल तो यहां पर ये उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन क्या था एक्चुअली, है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि भाई वो आचार्य चाणक्य जो होते हैं एक लड़का को देखते हैं और लड़के को ले जाते हैं अपने साथ, उसको ट्रेन करते हैं, वही चंद्रगुप्त मौर्य होता है। तो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेकर बड़ा यहाँ पर डिबेट मचा हुआ है ना। कुछ बहुत ज्यादा कंफर्मिटी से हमको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली उनका ओरिजिन क्या है। तो यहां आप देखोगे कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से उनको शूद्र कहा जाता है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से उनको क्षत्रिय कहा जाता है ना। ग्रीक राइटर्स उन्हें कुछ और बोलते हैं। तो ये एक यहाँ पर डिबेटेबल पॉइंट जो है वो चलते हैं, ठीक है। तो प्लीज राइट, इसको भी यहां बना लीजिए कि हम बात कर रहे हैं यहां पर ओरिजिन, प्लीज लिखिएगा ओरिजिन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मैं सीएम लिखूंगा आपसे इसको आगे के सारे लेक्चर्स के टॉपिक में, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, तो अगर हम देखेंगे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से दोस्तों ही इज कंसिडर्ड एज अ शूद्र, ही इज कंसिडर्ड एज अ शूद्रा। बात समझ में आ गई।
ठीक है, ही इज कंसिडर्ड एज अ शूद्र। सो बेसिकली आप देखोगे कि नंदा के कोर्ट में एक शूद्र वुमेन थी एंड ही वाज बॉर्न ऑफ दैट लेडी, है ना, बॉर्न ऑफ मूरा। मूरा वाज अ शूद्रा वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास। तो नोट करिएगा यहां पर क्या कैसे कह सकते हैं, यहां पर आप देखोगे कि बॉर्न ऑफ मूरा, बॉर्न ऑफ मूरा, और मूरा इज शूद्र वुमेन, शूद्र वुमेन थी ये, शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास, इन द कोर्ट ऑफ नंदास। तो एक व्यू तो यहां पर ये रखते हैं लोग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से कि एक लेडी थी मूरा, मूरा इन द कोर्ट ऑफ नंदास, तो शूद्र वुमेन थी ये, और उसी से यहां पर ये इनका बर्थ हुआ है। सो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ शूद्र। ये बात क्लियर हो गई, पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब यहां पर अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखेंगे, अगर हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट को यहां पर देखते हैं तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से ही वाज अ क्षत्रिय, ही वाज अ क्षत्रिय। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं ना, अलग अलग व्यू पॉइंट यहां पर बने हुए हैं। तो बेसिकली कहा जाता है इनके हिसाब से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से, कि गोरखपुर के अराउंड यू विल फाइंड, गोरखपुर के अराउंड, गोरखपुर के अराउंड एक यहां पर एक क्लैन रहती है और वो मौर्या कहलाती है। मौर्या एक क्लैन रहती है, उसको बोलते हैं मौर्या। तो ये मौर्या से मौर्या हो गया, मौर्या से मौर्या हो गया। ऐसे यहां पर मूरा, मूरा मूरा मौर्या, मौर्या हो गया। तो यहां पर ये दो व्यू होगा। ऐसे ही आप देखोगे ग्रीक राइटर क्या कहते हैं, देखिए जरा, ग्रीक राइटर, ग्रीक राइटर है ना। अब ग्रीक राइटर यहां कहते हैं जस्टिन, ग्रीक राइटर हैं जस्टिन। वो कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये बड़े ही हम्बल ओरिजिन से आते हैं। हम्बल ओरिजिन मतलब, हम्बल मतलब कोई ऐसा लाविश घर खानदान नहीं था, एक हम्बल ओरिजिन था, डिसेंट फैमिली थी, है ना, कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, एक हम्बल फैमिली से आते हैं ना। मतलब हम कह सकते हैं कि हम्बल फैमिली का मतलब, हम्बल ओरिजिन का मतलब नॉट लाइक कि अमीर खानदान तो नहीं, बट वी कैन से नॉट अ रॉयल फैमिली, नॉट अ रॉयल फैमिली। तो कोई ऐसा कोई रॉयल फैमिली नहीं थी इनकी, मतलब ये राजा बन गए हैं, ये बड़ी बात थी यहां पर, दैट ही बिकम्स अ किंग, ही बिकम्स द किंग चंद्रगुप्त मौर्य। और इतने बड़े मौर्य एम्पायर का स्थापना किया इसने, लेकिन ये कोई रॉयल फैमिली से तो नहीं था, है ना। जैसे आप देखोगे ना भाई, चलो ठीक है, अब इसके बाद बिंदुसार बने, अशोका बने, तो कह सकते हैं भाई बाप दादा हमारे राजा महाराजा थे। बट आप देखो कि ऐसा इंसान ने इतने बड़े एरिया पे अभी साम्राज्य फिट करने बैठेगा, मतलब सेट करने बैठेगा और एक्सपेंशन करेगा अपना यहां से। ये ऑफ कोर्स इसके जो सक्सेसर्स होंगे वो पूरे इंडिया पे कब्जा कर पाएंगे, बट ही इनिशिएट्स। तो आप सोचिए, ऑल ऑफ नोवेयर अ पर्सन चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको आचार्य चाणक्य ट्रेन करेंगे, और वो आदमी यहां से इतिहास लिखता है और इतना बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसको स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो बेसिकली जस्टिन यहां पर जो है ग्रीक राइटर, उनका कहना है कि यार हम्बल ओरिजिन के थे, कोई रॉयल फैमिली नहीं थी इनकी। अब ऑफ कोर्स से बात है, इससे पहले कौन सी रॉयल फैमिली हुआ करती थी, पर लेकिन जो भी यहां पर आप देखोगे कि महाजनपदा के रूल चलते आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। बस हाँ, अलग अलग यहां पर इनकी थ्योरी ये है, ये भी है ना। तो अलग अलग थ्योरीज भी हैं यहाँ पर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेकर, कि उनका ओरिजिन बड़ा यहाँ पर क्या है, डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या उनका एक्चुअल ओरिजिन रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर एक और आता है कि भाई ठीक है सर, हम लोग ने शुरू तो कर दिया मौर्यन एम्पायर, लेकिन ये बताइए कि मौर्यन एम्पायर को हम कैसे पढ़े, कैसे जाने इसके बारे में, आपको कैसे पता इसके बारे में, या इतिहासकारों को इस मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे पता चलता है। इसका मतलब टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर, सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के क्या क्या यहां पर सोर्सेज थे, हमें कैसे जो है इस एम्पायर के बारे में यहां पर पता चलता है। आइए जरा इसको यहां पर भी लिख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहां पर हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, कैसे बोल सकते हैं हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे पता है। नंबर 1 लिखिएगा, पहले तो हमको पता चलता है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षसा से। मैंने आपको याद बताया था ये चीज लास्ट वाले लेक्चर में, मैं पढ़ा रहा था, आपको कहानी सुना रहा था आचार्य चाणक्य की और धनानंद की। तो मैंने बताया था कि उसके एक कोर्ट में उसका एक मिनिस्टर था अमात्य राक्षसा, राइट। और ये जो पूरे मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी लास्ट लेक्चर में आचार्य चाणक्य की, ये एक्चुअली आप देखोगे कि लिखी हुई है इन विशाख दत्त के मुद्रा राक्षसा में लिखी गई है। मतलब इट्स बेसिकली अ ड्रामा, ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी की ऐसे ही कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो इसको सत्य भी माना जाता है, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। लेकिन इसको लिखा है विशाख दत्त ने, ये जो प्ले मैंने आपको बताया था इट वाज अ प्ले, और इसको सही माना जाता है। प्ले का नाम है मुद्रा राक्षसा। तो प्लीज नोट करिएगा, पहला सोर्स क्या है मौर्यन एम्पायर का, मुद्रा राक्षसा,
राक्षसा। और इसको लिखा है किसने? विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने। पॉइंट इज क्लियर, पहला वाला। सेकंड ना, ऑफ कोर्स कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होंगी। एक तो अब जाहिर सी बात है, आचार्य चाणक्य ने बोला था कि मैं जो है मैं रिटायर होना चाहता हूं बिकॉज मैं किताब लिख रहा हूं। कौन सी? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसको किसने लिखा हुआ है? कौटिल्य ने, कौटिल्य ने। ऐसे यू विल फाइंड एक और सोर्स है, और ये है यहां पर इंडिका, इंडिका। नाउ दिस हैज बीन कंपाइल्ड। एक्चुअली आप देखोगे कि मेगास्थनीज से जो चीजें बोली थी उसको जगह जगह लिखा गया था और बाद में उसको कंपाइल किया गया इन अ बुक कॉल इंडिका, ठीक है। तो दिस इज बाय मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। हमको इससे ही पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स अभी हमने देखा था ग्रीक राइटर, ग्रीक राइटर भी है जस्टिन, हमको उनके थ्रू भी यहां पर पता चलता है। जस्टिन है, स्ट्रैबो है, कई सारे रू है यहां पर, तो हमको उनके थ्रू भी यहां पर जो है मौर्यास के हमको ओरिजिन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, होपफुली आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां पर बात करी जाए तो हम पहले सीधे तो मौर्यास के ना जो काम की बात है वो करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब का क्या लड़ाई वड़ाई हुआ ये सब हम लोग देख लेंगे अभी, लेकिन पहले आते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है, जाहिर सी बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना यहां पर। तो पहली चीज यहां पर जानते हैं इसके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए अब कुछ बातें जो आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी है उन सब में भी मेंशन की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहां पर किताब ये कहती है कि भाई यहां पर ये जो राजा साहब थे वो कहते थे कि देखिए हमें जो हम मतलब आगे चल के देखोगे कि राजा साहब बोल रहे हैं कि अगर देखिए प्रजा हमारी खुश है तो हम भी खुश है ना, प्रजा हमारी खुश है तो हम भी खुश है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते बड़े आउटराइटली कि कितना सही रहा होगा, है ना। पहला पॉइंट ध्यान देखिएगा कि भाई प्रजा हमारी खुश है हम भी खुश है, ऐसी बातें भी सुनने को आती हैं, है ना। ऐसा भी बोला गया है कि भाई कि मान लीजिए भाई कि राजा जो है उसको एडवाइस करने वाले कुछ उसके मिनिस्टर्स भी होते थे राजा को, है ना। जो भी राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा है तो उसके मिनिस्टर्स भी होंगे, लेकिन वो मिनिस्टर्स की बात कितनी सुनता था कितनी नहीं ये भी बहुत कंफर्मिटी से नहीं पता चलती है। तो बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज आते हैं, हाँ, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र भी किया है और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे बार बार। एक तो हो गया अर्थशास्त्र, एक तो हो गया अर्थशास्त्र, ठीक है। किसका है ये? ऑफ कोर्स कौटिल्य का है, कौटिल्य का है। और दूसरा जो हो गया, दूसरा हो गया दैट इज इंडिका, दैट इज इंडिका एंड दिस इज ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। इन दोनों ने जो वर्णन दिए हैं अपने अपने कहानियों में, अपनी अपनी किताबों में, तो हमको इसके थ्रू वी गेट टू नो अबाउट फ्यू थिंग्स ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इनकी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, ठीक है। हमें इनके आर्मी के बारे में पता चलता है मौर्यास के, और हमको इनके ऑफ कोर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी पता चलेगा, कैसे साम्राज्य को यहां पर रन किया जा रहा था, ठीक है। तो अभी हम क्या जानने जा रहे हैं कि जो मौर्यास हैं उनका इकोनॉमी क्या था, उनका आर्मी कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। यही सब चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, तो ये सब चीजें आइए यहां पर जानते हैं। देखो मैं आपको ना यहीं पर पहले थोड़ा आर्मी बता देता हूं। अब जरा समझिए मौर्यास की आर्मी कैसी होगी। बहुत बड़ी आर्मी थी, हमने देखा था कि नंदास के टाइम पे भी काफी जोड़ लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिकों को अपने साथ। तो यहां पर एक बहुत बड़ी आर्मी थी। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स यहां पर कुछ आते हैं, है ना। ये नंबर्स को एग्जैक्टली आपको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल फुट सोल्जर्स होते हैं, इनके पास आप देखोगे तो फुट सोल्जर्स है। अब मैं नंबर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे ना, रटना नहीं, आपको नंबर नहीं रटना है, बस आइडिया लगे कि हाँ यार इसका मतलब बड़ी आर्मी रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 6 लाख यहां पर बताए गए हैं, 6 लाख अप्रोक्सीमेटली फुट सोल्जर्स, सोचिए 6 लाख फुट सोल्जर्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर फुट सोल्जर्स है साथ में कौन होंगे? कैवलरी मैन होंगे। तो प्लीज नोट करेगा कैवलरी कितनी थी यहां पर, कैवलरी, कैवलरी थी, ठीक है। इसके अलावा हाथी थे, एलिफेंट्स थे, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि एलिफेंट्स के अलावा यूल फाइंड चैरियट्स हैं, चैरियट्स, बग्गियां, चैरियट्स हैं। तो बेसिकली कैवलरी 30,000 के अप्रॉक्स थी, हाथी 9,000 के अप्रॉक्स थे, राइट। चैरियट्स 8,000 के अप्रॉक्स थे। तो हमें समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो मौर्यास जो है यहां पर चलाते होंगे, है ना। ये बात यहां पर क्रिस्टल क्लियर हमको हो रही है। चलिए अब यहां से बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए पहले हम इसको डील करेंगे फिर हम उसको डील करेंगे। चलिए आइए जरा देखिए, देखिए दोस्तों सिंपल की बात है, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा
इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, देखिए मैंने आपको बताया कि यहां पर कौटिल्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं कि भाई अब राजा जो है उस वक्त का, मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि देखिए राजा कहता है कि देखिए अगर मेरी प्रजा खुश है, अगर प्रजा हैप्पी, प्रजा हैप्पी तो राजा भी हैप्पी, है ना। प्रजा, प्रजा अगर नाखुश है ना, प्रजा दुखी तो राजा भी दुखी, राजा भी दुखी। लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि भाई हमें यह नहीं पता कि कितना, हाउ फार दिस माइट बी ट्रू, ये कितना सत्य है ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ अगर राजा, पब्लिक खुश है तो राजा खुश है, लेकिन पब्लिक अगर ना खुश है तब भी राजा ना खुश है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा हो भी रहा था कि नहीं ये नहीं कह सकते, है ना। बट वी डू नॉट नो, बट वी डू नॉट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, बट वी डू नॉट नो हाउ फार दिस इज ट्रू। ठीक बात है। सेकेंड, सेकेंड आइए, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कह रहे हैं अपनी किताब इंडिका के अंदर, यहां लिखी हुई है कि भाई जो किंग है, समझना जरा, जो किंग है उसको एडवाइस कौन कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये नॉर्मल सी बात है भाई, जैसे आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने वाले कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके, है ना। हमारे राजनाथ सिंह जी भी हैं, फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब भी हैं, फिर हमारे ये वाले मिनिस्टर भी हैं, वो मिनिस्टर, तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो एड एंड एडवाइस करते हैं, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है। तो वैसे ही यहां पर जो किंग है उसको यहां पर आप देखोगे तो एडवाइस कौन कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। लेकिन मेगास्थनीज कहते हैं कि वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो हाउ मच किंग लिसन टू देम। हमें यह नहीं पता कि राजा कितना उनको जो है सुनता भी होगा। मतलब ठीक है उनका एडवाइस तो आ रहा है, लेकिन राजा उनकी एडवाइस मानता भी था कि ये नहीं बता सकते। इसका मतलब अगर इतनी ज्यादा डाउटेडनेस है तो यार एक बात मैं कह नहीं पा रहा हूं क्या कि इन दोनों चीज को देखकर समझ में ये आ रहा है, जो भी हो, जो भी यहां पर कहानी हो, वॉट एवर इट इज, क्योंकि ये अनडाउटेड है, बट वॉट एवर इट इज, एक बात बहुत श्योर है कि जो मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बात क्लैरिटी से हम कह सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड रहा था। सेंट्रलाइज्ड इसका मतलब राजा सारी पावर अपने हाथों में रखता था, क्योंकि सब चीजें राजा के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। प्रजा खुश है तो राजा खुश है, राजा प्रजा कुछ दुखी है तो राजा दुखी है ना। किंग को एडवाइस कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन अगर वो किंग सुन भी रहा है बात के नहीं सुन रहा, ये नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब सारी चीजें राजा के अराउंड हैं। तो यहां पर अभी आप आगे भी देखोगे कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस चीज को लेकर ना हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई मौर्यन एम्पायर सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था, गुप्ता एम्पायर सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि गुप्ता एम्पायर वाज सेंट्रलाइज्ड वेयर एज द मौर्यास वर डिसेंट्रलाइज्ड, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जरा समझिए, यहां पर बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर ये क्या है ना, कैसे यहां काम करेगा। देखिए जरा, अब यहां थोड़ा इमेजिन करिए, एक किंग है, एक राजा है, ठीक है, क्लियर है, एक राजा साहब है, और इस राजा साहब को एडवाइस करने वाली काउंसिल है उसकी, मंत्री परिषद है उसके, ठीक है। एक राजा है और राजा को एडवाइस करने वाले काउंसिल है, ठीक है ना। तो कोई बात ही नहीं है, काउंसिल को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अब जरा देखिएगा कि ये मंत्री परिषद की जो बात हमने करी है, ये मंत्री परिषद में कौन कौन आएगा। भाई काउंसिल है तो कौन कौन है जो किंग को एडवाइस कर रहा है ना, कौन कौन है किंग को एडवाइस कर रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए अब इस मंत्री परिषद में हम लोग जब इसको देखने जा रहे हैं, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, बिकॉज यहां मुझे कुछ और बताना है आपको भी। तो मंत्री परिषद में कौन कौन है भाई, मंत्री परिषद में कौन कौन आ रहा है, प्लीज सी, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। आइए भाई देखिए, मंत्री परिषद में नंबर 1 सबसे पहले कौन होंगे यहां पर, सबसे पहले आप देखोगे तो पुरोहित, या फिर पहले आप लिखिएगा युवराज, फर्स्ट राइट युवराज, दैट इज क्राउन प्रिंस,
क्राउन प्रिंस। फिर आप देखना सेकंड नंबर पे फिर है पुरोहित, मतलब प्रीस्ट, प्रीस्ट। देन यू विल फाइंड, देन यू कैन राइट सेनापति। अब ऐसा कुछ नहीं है कि सेकंड नंबर पे, ऐसा मैं लिखाने का मतलब नहीं है कि सेकंड था ये फर्स्ट था, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वी आर राइटिंग मंत्री परिषद में कौन कौन था। सेनापति, सेनापति मतलब कमांडर साहब, कमांडर साहब। और चौथा मंत्री भी होंगे, मंत्री, तो मंत्रिन, मंत्रिन हो, मिनिस्टर्स। ये यहां पर मंत्री परिषद में थे जो किंग को एडवाइस करते थे। अब बेसिकली बात ये है कि ये जो इतना बड़ा मॉडर्न एम्पायर है ना, इतना बड़ा जो हमने मॉडर्न एम्पायर देखा, उसे गवर्न कैसे किया जा रहा होगा जरा समझिएगा। इतना बड़ा मॉडर्न एम्पायर अभी हमने देखा कि कितने कितने बड़े एरिया में अशोका के आते आते वी सॉ कि इतने बड़े एरिया में ये एक्सटेंड कर रहा है। यहां छोड़ दीजिए, यहां इसके नीचे नहीं है, अदरवाइज यहां से लेकर यहां तक यू विल फाइंड कि कितना बड़ा एरिया है। और इसे गवर्न करने के लिए बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें डिवीजन करने पड़ेंगे। जैसे आज भारत है, तो भारत इतने बड़े एरिया को सीधे गवर्न कुछ कोई नहीं कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि स्टेट्स में डिवाइडेड है ना, स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली जितना भी यहां पर मॉडर्न एम्पायर था, उसके लिए ये बात, एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा कि द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज, है ना, कुछ यहां पर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो आप देखो कि जितना भी मॉडर्न एम्पायर है वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, 5 प्रोविंसेस में, 5 प्रोविंसेस में डिवीजन है, 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला चीज। तो इसमें यहां पर आप देखोगे कौन कौन से प्रोविंस हैं। अब देखिए यहां पर आपको वो चीज दिख भी रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जब हम बात करते हैं हियर तक्षशिला, फिर आप देखिए सुवर्णनगरी, तोसाली, बोध गया, यानी कि आपका जो यहां पर पाटलिपुत्रा हो गया, मगध हो गया, वो वाला एरिया हो गया, एंड उज्जैन। तो ये बेसिकली आप देखिए 5 प्रोविंसेस, मैंने उनकी कैपिटल भी आपको यहां पर बताई। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहां पर 5 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं। सही सब बातें हैं, सिंपल सिंपल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा नॉर्थ प्रोविंस। तो नॉर्थ में कौन सा प्रोविंस देखा था हमने ऊपर, नॉर्थ का कौन सा प्रोविंस देखा था अभी हमने ऊपर की तरफ, तक्षशिला, तक्षशिला हो गया, ये नॉर्दर्न प्रोविंस हो गया। मॉडर्न एम्पायर का 5 प्रोविंस थे, नॉर्दर्न प्रोविंस आपका क्या हो गया यहां पर, नॉर्दर्न प्रोविंस तक्षशिला। फिर हम सबसे साउथ में आएंगे अगर, तो सदर्न प्रोविंस क्या है, साउथ का प्रोविंस कौन सा था, अभी मैंने आपको दिखाया अभी इसको, इट इज साउथ प्रोविंस, कैपिटल सुवर्णनगरी, सुवर्णनगरी। ठीक है ना, ये हो गया सेंट्रल प्रोविंस। या फिर आप देखोगे कि पहले हम लिखते हैं यहां पर वेस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस कौन सा है यहां पर लिखिएगा, वेस्टर्न प्रोविंस, कैपिटल उज्जैन, उज्जैन। फिर लिखिएगा ईस्टर्न प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस, कैपिटल तोसाली, तोसाली। एंड फिफ्थ सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ये वही एरिया हो गया मगध वाला, पाटलिपुत्रा। तो एक बेसिक बात समझ में आ गई आपको कि जो मॉडर्न एम्पायर हम देखे जो फॉर्म हो गया है इतना बड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो फॉर्म किया, वो मॉडर्न एम्पायर 5 प्रोविंसेस में यहां पर आप देखोगे डिवाइड हो चुका है ना, उसको 5 प्रोविंसेस में बांट दिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे ये इस तरह से 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। तो नॉर्दर्न प्रोविंस, सदर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस, इन सब की कैपिटल है जो आपको पता होनी चाहिए, तक्षशिला नॉर्दर्न प्रोविंस, सुवर्णनगरी सदर्न प्रोविंस, उज्जैन कैपिटल है वेस्टर्न प्रोविंस की, तक्षशिला ईस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस पाटलिपुत्र। एक बार फिर से हम इसमें आपको देखेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी हमको। ये देखिए नॉर्दर्न प्रोविंस तोसाली हो गया, सदर्न प्रोविंस सुवर्णनगरी हो गया, ईस्टर्न प्रोविंस तोसाली हो गया, उज्जैन वेस्टर्न प्रोविंस और ये पाटलिपुत्र सेंट्रल प्रोविंस। वहां मत सोचिएगा सर ये तो सेंटर में ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहां क्लियर हो गई कि भाई किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो वो गवर्न कैसे करेंगे कि जो भी मॉडर्न एम्पायर था इन 5 प्रोविंसेस में था, और जो किंग को एडवाइस कर रहे हैं काउंसिल उसकी है, मिनिस्टर्स की मंत्री परिषद, उसमें कौन कौन है, वो ये लोग हैं। ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट वाइट तो नहीं रह गया। तो बेसिकली अभी हम लोग ने जो बात यहां पर करी है वो हमने इसको यहां पर बेसिकली समझ लिया। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। आर्मी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अब इकोनॉमी की बात यहां पर आती है।
इकोनॉमी को कवर करने से पहले मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहां पर जो है पहले वो बताना चाहूंगा, फिर हम लोग आई वांट कि हम इकोनॉमी की तरफ यहां पर बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। या चलिए आइए पहले इकोनॉमी को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है, ताकि कनेक्शन में आपका बन जाएगा। आइए पहले हम लोग इकोनॉमी की बात यहां पर कर लेते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है। आइए अब इकोनॉमी के अंदर यहां पर क्या कैसी इकोनॉमी चल रही थी भाई, सिंपल फंडा क्लियर हो भाई, इसके बाद तुम्हें किताबों में जो मिलेगा ना, बस वो तुम्हें चीजों को ओवर एक्सप्लेन कर रहा होगा या फिर चीजों को साथ में फैक्ट्स के साथ बता रहा होगा, दैट्स इट। बाकी फंडा यही रहेगा, फंडे चेंज नहीं होंगे, फंडे चेंज नहीं होंगे, नहीं समझना है बस अभी बेसिक्स। तो पहली चीज तो क्या है, देखो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी बूम करेगी अब, जाहिर सी बात है ना। जनपद में ही बूम कर रही थी जब लेटर वैदिक पीरियड आ गया था, है ना। फिर उसके बाद महाजनपदा पीरियड में और बूम करी, एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया था, है ना। अब क्या है, हम और लैंड अंडर कल्टीवेशन लेके आ रहे हैं। तो मौर्यन एम्पायर के फेज में जो जमीन और भी ऐसी पड़ी हुई थी, हमने उसको भी अंडर कल्टीवेशन लेके आए। ज्यादा जमीन अंडर कल्टीवेशन आएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब यह है कि स्टेट को फिर और टैक्स मिलेगा लोगों के द्वारा, सिंपल सी बात है ना। तो प्लीज राइट न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, न्यू लैंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। और जमीनों पर यहां पर क्या हुई, खेती हुई। तो इसका सीधा मतलब क्या है, अगर ज्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन तो सीधा मतलब क्या है, सीधा मतलब है सर कि एग्रीकल्चर जो है और बढ़ेगा, है ना। और जमीन पे एग्रीकल्चर हो रहा है, पहले तो इतनी खेती नहीं हो रही थी, अब हमने और जमीन के ऊपर ही खेती करना शुरू कर दी है, तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा साहब, प्रोड्यूस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। प्रोड्यूस इंक्रीज होगा, इसका मतलब लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, स्टेट की इकोनॉमी जो है, स्टेट की इकोनॉमी भी क्या होगी, बूस्ट करेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सोचो, लॉजिक लगाओ कि अगर स्टेट की इकोनॉमी बूम कर रही है, लोग बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तो राजा जो होगा वो टैक्स नहीं ना लेगा, बिल्कुल लेगा, है ना। क्यों नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो लिखिएगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। लॉजिक है, अगर इतना इनकम बढ़ गया है लोगों का और खेती जबरदस्त हो रही है दबा के एकदम, और लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो लोग, राजा कहेगा भाई और पैसा दो, तो टैक्स लगेगा अपॉन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। अब यहां पर भी टैक्स लगने का तरीका क्या था, कैसा था, अगर फर्टाइल लैंड है तो हम टैक्स ज्यादा लेंगे, 1/4, और थोड़ी कम फर्टाइल लैंड है तो हम टैक्स थोड़ा कम लेंगे। बात समझ में आ गया। तो बेसिकली 1/4 ऑफ प्रोड्यूस ये टैक्स लिया जाएगा अगर लैंड फर्टाइल है, यानी कि मोर फर्टाइल है, ऐसे लिख लेते हैं। अगर लैंड मोर फर्टाइल है तो हमको यही देखने को मिले, ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। फिर उसके बाद अगर 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस ये लैंड है, तो भाई लेस फर्टाइल लैंड है ना, लेस फर्टाइल लैंड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। जाहिर सी बात है ना, अगर जमीन अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, फर्टाइल है, उपज जमीन है एकदम, पैसा ज्यादा लेंगे, है ना। कम कम प्रोड्यूस कर रही है, पैसा कम ले लेंगे, सिंपल बात है। अब अगर खेती होगा तो खाली खेती ऐसा ही हो जाएगा, खेती के लिए चाहिए भैया सिंचाई, यानी कि इरिगेशन बोलते हैं इसको। तो भैया लिखिए यहां पर, इफ इरिगेशन अगर आपने किया, खेती करी, और इफ इरिगेशन आपने स्टेट से लिया, अगर आपने इरिगेशन धोखे से भी स्टेट से ले लिया, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि स्टेट आपसे पैसा वसूलने में चूकेगा नहीं, है ना। तो आपके ऊपर लगेगा फिर क्या, वाटर टैक्स। आपके ऊपर लगेगा क्या, वाटर टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, वाटर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब समन्वय जो है आपका जब मूव करेगा, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उधर से उधर, वहां से यहां, यहां से वहां जाएगा अगर, है ना, तो क्या होगा, टोल टैक्स। आपके शहर में सामान घुसेगा, एंटर करेगा, एग्जिट करेगा, टोल टैक्स लगेगा। सरकार की कमाई के जरिए थे ये। और इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी आप देखोगे, प्लीज राइट, 3 और चीजें थी जिसमें सरकार की यहां पर मोनोपोली थी। 3 और चीजें हैं। फर्स्ट, पैसा कहां से आ रहा है, स्टेट की मोनोपोली है, किसमें, माइनिंग में। और आपको पता है माइनिंग से कितना पैसा आता है,
स्टेट मोनोपोली, स्टेट की मोनोपोली किसमें? माइनिंग में। जबरदस्त मोनोपोली, जबरदस्त मोनोपोली। सेकंड, सेल ऑफ लिकर, सेल ऑफ लिकर, बहुत पैसा मिलता है जानते ही हो। एंड थर्ड, राइट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब, सर आर्म्स का मतलब होता है आपके बाजू, हाथ, पैर, है ना? नहीं भाई, ये आर्म्स मतलब होगा कट्टा, बारूद, असला, एकदम ठाए, AK-47 असला, बारूद, आर्म्स। तो इसमें भी सरकार की क्या है? आमदनी अच्छी हो रही है, यहां से भी अर्निंग है, यहां से भी अर्निंग है, यहां से भी अर्निंग है। इसका मतलब सरकार के पास पैसा आने का बहुत सोर्सेस हो गया था, पैसा जबरदस्त आ रहा है, हर जगह से पैसा ही पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। इसका मतलब इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही थी, इकोनॉमी इज बूमिंग। और अगर इकोनॉमी बूम कर रही है तो इसका मतलब जो ये एम्पायर बिल्डिंग हो पाया इसीलिए पॉसिबल हुआ। इतने बड़े एरिया को आप गवर्न कैसे कर पा रहे हो भाई? सिंपल रीजन है, गवर्न करने का पैसा था। इतने बड़े एरिया को चलाना है, लोगों को सैलरी देनी है, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा एरिया गवर्न करोगे तो लोगों को डिप्लॉय भी करोगे, है ना? लोगों को पोस्टिंग दोगे कि भैया इनको दे दो फॉरेन अफेयर्स, अफगानिस्तान पाकिस्तान भेज दीजिए इनको, वहां बॉर्डर पर तैनात रहेंगे, एक को नेपाल की तरफ भेज दीजिए। तो आप IFS ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हो वहां पर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बेसिकली इकोनॉमी को अगर बूम हो रही है, इसका मतलब एम्पायर भी क्या करेगा? तगड़े तरीके से ऊपर बढ़ रहा होगा। ये बेसिक फंडे होते हैं, ये बेसिक फंडे यहां पर होते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे, तो हमने एक बात तो ऊपर समझ लिया था कि सर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका हमने ओरिजिन समझा। तो बेसिकली यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन इसलिए समझा क्योंकि ये ओरिजिन की बात है, शुरुआत कहां से हो रही थी। अब हम शुरुआत को समझ चुके हैं, थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, ठीक बात है। तो अब आइए हम लोग वन बार बार बोल रहा हूं, वो आपका गुप्ताज में आएगा, लेकिन आइए हम लोग चंद्रगुप्ता मौर्य की बात यहां पर करते हैं, ठीक है? चलिए भाई, प्लीज गिव द हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य। अब भैया हमारे बैठे हैं गद्दी पे कौन से साल में? 321 BC। अब 321 BC में बैठे हैं, थोड़ा समझेंगे, एंजॉय करेंगे, हाँ सही है, चलो ठीक है, गद्दी मिल गया है, बढ़िया है। अब यहां से हमको जो है एक्सपेंशन करना है, ठीक है? तो आदमी अपना एक्सपेंशन जो है वो करना शुरू करेगा। और एक मेजर एक्सपेंशन जो यहां पर हम लोगों को जिक्र करना है वो है कि उसने सेलिकस निकेटर को हराया था। सेलिकस निकेटर वही है, जब अलेक्जेंडर वापस गया था तो उसने सेलिकस निकेटर को छोड़ दिया था भारत में। जब अलेक्जेंडर वापस लौट गया, है ना, जब याद आया, याद आ रहा ना, अलेक्जेंडर की आर्मी ब्यास तक पहुंची थी और उसके बाद वहां से मुड़ के वापस चली जाती है। तो अलेक्जेंडर जब वापस जाता है बेबीलोन की तरफ, बेबीलोन की तरफ जाता है वापस, तो वो अपना यहाँ पर गवर्नर छोड़ जाता है, दैट इज सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर जो है वो रूल कर रहा था भारत के जस्ट वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ, आप देखोगे वहां रूल कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अब हाई टाइम है कि हम वो एरिया भी कैप्चर करें। और यहां पर हुआ यही एक्सपेंशन में 305 BC में एक भीषण युद्ध होता है यहां पर, किसके किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर, इसको मैं आगे SN लिखूंगा। 305 BC में यह युद्ध यहां पर हुआ। बात समझ में आ गया है? इस पर्टिकुलर युद्ध में द आउटकम ऑफ दिस युद्ध, आउटकम आप देखोगे, आउटकम इज चंद्रगुप्त मौर्य वन, सेलिकस निकेटर लॉस्ट। ठीक है, कहते हैं ठीक है, ही फॉट ब्रेवली, अच्छा यहां पर लड़ाई हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दोनों के बीच में एक पीस कंक्लूड हो गया था, एक पीस कंक्लूड हुआ। और इस पीस कंक्लूजन में आप देखोगे, उस पीस कंक्लूजन में यू विल फाइंड नंबर 1, सेलिकस निकेटर ने, चंद्रगुप्त वन ने जो है, सॉरी बार बार चंद्रगुप्त वन, आई एम रियली सॉरी गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये थोड़ा रात को रिकॉर्ड करने का जो है नतीजा होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य गेव 500 एलिफेंट्स टू सेलिकस निकेटर, ये बात ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य गेव 500 एलिफेंट्स टू सेलिकस निकेटर। ठीक है, 500 हाथी
आपको कोई सर हाथी क्या फायदा, बहुत बड़ी बात होती थी, हाथी आपके पास है, आपकी सेना बड़ी तगड़ी होगी। तो यहां पर सेलिकस निकेटर को 500 हाथी दिए और बदले में सेलिकस निकेटर गेव हिज टेरिटरी, उसने अपनी टेरिटरी दे दी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर एक्सपेंशन किया। तो सेलिकस निकेटर गेव हिज टेरिटरी टू चंद्रगुप्त मौर्य। और इतना ही नहीं, एक और चीज हुई यहां पर। थर्ड, सेलिकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई। तो लिखिएगा, सेलिकस निकेटर ऑल्सो गेव हिज डॉटर, नाम देखिएगा डॉटर का, हेलेना या हेलेन, टू चंद्रगुप्त मौर्य। दिस वॉज द आउटकम ऑफ दिस बैटल, जो यहां पर हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर के बीच में। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक बात। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ और नामों से यहां पर जाना गया। उसने कई सारे यहां पर जो है वो टाइटल्स लिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्ता मौर्य, he is also referred to as Sandracottas. प्लीज नोट करिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। ग्रीक में इसको सैंड्राकोट्टास बोलते थे, ग्रीक लैंग्वेज में इसको सैंड्राकोट्टास बोला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट करिएगा, ठीक है, प्लीज नोट करिएगा। नाउ अब हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतना एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारा उसने खून खराबा किया, राइट। एक्सपेंशन हुआ, ऑफ कोर्स जब एक्सपेंशन होगा तो बहुत सारे यहां पर एक्सपेंशन में कॉन्फ्लिक्ट हुए, और उस कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कैजुअलिटीज भी होती होंगी, कैजुअलिटीज भी हुई। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर एक ज्योतिष थे, उस ज्योतिष ने ये कहा कि भाई मगध यहां पर एक बहुत बड़ा आपको फेमीन मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने यहां पर काम किया है, इतनी बुरी तरह से आपने यहां पर चीजें मार काट करी हैं और लड़ाई झगड़ा किया, सब कुछ किया है, मगध विल फेस अ फेमीन, यहां पर फेमाइन आएगा, है ना, फेमाइन आएगा यहां पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जब ऐसा सच में हो भी गया, फेमाइन आ भी गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही वांटेड टू रिपेंट, मतलब वो अपने गलतियों का, है ना, वो प्रायश्चित करना चाहता था, गलतियों को सॉरी बोलना चाहता था। ही वांटेड टू रिपेंट एंड हेंस आप देखोगे ही गोज टू श्रवण बेलागोल, श्रवण बेलागोला, ठीक, कर्नाटका पहुंच गया। और वहां पर आप देखोगे इसने अपने लास्ट ऑफ द डेज वहीं पर बिताए, एंड ही गॉट कन्वर्टेड टू जैनिज्म, ही adopts Jainism and spends his last of his days in श्रवण बेलागोला। ये बात होपफुली आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली हियर ये बात हमें बताती है चीख चीख कर क्या, कि भाई इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था कि अब मैं और यहां पर जो है लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा, और अब मेरा इस राजनीति से कोई मतलब नहीं, और इसकी जगह अब आप देखोगे बिंदुसारा सिट्स ऑन द थ्रोन, बिंदुसारा सिट्स ऑन थ्रोन। ये बात जो है थोड़ी यहां याद रखिएगा। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर दोस्तों, याद रहेगा आप लोगों को ये बात चंद्रगुप्त मौर्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय को खराब किए। प्लीज गिव द हेडिंग बिंदुसारा। बहुत छोटी छोटी बातें इनके बारे में, कुछ खास है भी नहीं, बिंदुसारा के बारे में कुछ खास है भी नहीं ज्यादा। तो बिंदुसारा के बारे में इतनी बातें यहां पर जानकारी हमें रखनी है कि भाई इनके यहाँ कुछ कोर्ट में कुछ लोग पहुंचते हैं, वो देखेंगे। तो बेसिकली यहां पर पहला चीज, ही इज कॉल्ड एज अमित्रोचाट्स, ही इज रिफर्ड टू एज अमित्रोचाट्स। पहला चीज, he is referred to as अमित्रोचाट्स। दूसरी बात आप देखोगे बिंदुसारा को लेकर,
ही इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस, ही इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद whom? विद ग्रीक्स, विद ग्रीक्स। ठीक है, बिंदुसार लड़का है ये किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का ना। आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, मतलब जस्ट टू इसको लिख लीजिएगा कि यहां पर आप देखिए कि एंटोइकस को ये बोलता है कि तुम मुझे फिग भेजो, स्वीट फिग, फिग अंजीर, अंजीर, इनफैक्ट स्वीट तो वाइन होगी, ड्राइड फिग होंगे, अंजीर प्लस सोफिस्ट। ना आप देखो सोफिस्ट को भेजने के लिए कहा एंटोइकस को। सोफिस्ट यानी कि सोफिस्ट इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल। तो एंटोइकस ने उसको स्वीट वाइन भेजिया। मैंने कहा ना उसके गुड रिलेशंस थे ग्रीक से, तो यहां पर एक ग्रीक थे एंटोइकस, ग्रीस में थे। तो उसने कहा, बिंदुसार ने कहा, खत लिखा कि भैया मुझे स्वीट वाइन भिजवाओ वहां से। अच्छे रिलेशन से होता है ना, हम कह देते हैं अरे यार 5 किलो जो है, 1 किलो जो है, जो आगरा का पंछी पेठा अगर मिल जाए तो भिजवा देना हमारे पास, है ना। मुरादाबादी वाली जो है बिरयानी मिल जाए तो भिजवा देना हमारे पास, है ना। अरे भैया वहां के जो रसगुल्ले मिल जाए उरई के तो वो भिजवा देना हमारे पास। यार पान बनारसी पान हो तो 5 पुड़ियां पाना होता है ना, बोल देते हैं। कैसे बोलोगे? वेन यू हैव गुड रिलेशंस। अब ऐसे थोड़ी है कि चौराहे पे कोई जा रहा होगा कह देना भैया वो भेज देना, वो मारेगा तुमको पलट के उल्टा। तो उसने एंटोइकस को बोला, क्यों बोला? बिकॉज ही इज हैविंग गुड रिलेशंस। तो उसने कहा कि मुझे स्वीट वाइन भिजवा दो, बहुत मन कर रहा है, और अंजीर ड्राइड, सूखे में, तो मैं समझ रहा हूं चखने की तरह थोड़ा सा, जस्ट जोकिंग। लेकिन आप ये समझिए कि उसने कहा कि मुझे सोफिस्ट ही भिजवाओ, इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन एंटोइकस ने स्वीट वाइन भेजी, ड्राइड फिग्स भेजे। तो बिंदुसार ने पूछा कि यार तुमने इंटेलेक्चुअल नहीं भेजे, वो भी तो कहे थे। तो एक्चुअली आप देखोगे तो इंटेलेक्चुअल्स का ट्रेड वाज नॉट अलाउड एट दैट टाइम। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बिंदुसार की कोर्ट में कौन कौन यहां पर एम्बेसडर्स आए थे वो नोट करिएगा। एम्बेसडर्स इन कोर्ट ऑफ बिंदुसार, और ज्यादा कुछ नहीं है, बाप की बाकी चीजों को उसने फॉलो किया, ज्यादा उसने कुछ किया नहीं। तो एक हो गया डिमैकस, डिमैकस, एक हो गया डायनोसियस, डायनोसियस। ठीक है, डिमैकस की बात करेंगे तो सीरिया का था, सीरिया, और इसकी बात करेंगे तो इजिप्ट, इजिप्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बिंदुसार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट प्लीज गिव द हेडिंग। नेक्स्ट रूलर वाज अशोका, अशोका 268 बीसी से लेकर, सॉरी 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। चलिए आइए ये चार्ट बना लीजिएगा। हम लोग मैक्सिमम चीज एक स्लाइड में यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारी सारे पॉइंटर्स भी अच्छे से जो है वो कवर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, अब अशोका के बारे में यहां पर हम लोग बातें जो है वो लिखने जा रहे हैं। पहली बात देखिए, यहां पर कहा जाता है कि उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद वो गद्दी बैठा था, क्योंकि आप देखो बिंदुसार का जो रूल था वो 272 बीसी के अराउंड एंड हो गया था, लेकिन अशोका इसके बाद 268 बीसी में गद्दी बैठ रहा है। तो जो सालों गैप है ना, तो यू विल फाइंड कि यहां लड़ाइयां भी चल रही हैं। तो कहा जाता है अशोका के लिए, ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स बिफोर ही सैट ऑन द थ्रोन। उसके यहां उसने लेकिन अपने सबसे एल्डेस्ट, सबसे यंगेस्ट जो भाई था उसको छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो बेसिकली ये तो आप लिख लीजिए पहले, ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स टू सिट ऑन द थ्रोन। पहला पॉइंट क्लियर रहेगा। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट यहां पर क्लियर रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, ही इज द फर्स्ट बेसिकली एम्परर जो अपने सिटीजन से बात करता था। सर ये कौन सी बात हुई? एक्चुअली क्या था कि अशोका ने ना, जैसे हाईवे चलते हो ना, हाईवेज पे तो जगह जगह आप देखोगे बोर्ड लगे होते हैं, है ना, ये फला शहर जाने के लिए इधर मुड़े, ये फला शहर जाने के लिए साइड मुड़े।
है ना, और ये इतना किलोमीटर बचा है, ये इतने किलोमीटर बचा हुआ है, कहीं कहीं हमें कुछ एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसी अशोका ने क्या किया था कि उसने हाईवेज के ऊपर बड़े बड़े उसने इसमें क्या किए थे, इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, राइट। तो अशोका ने यहां पर इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, अशोका ने इंस्क्रिप्शन करवाए थे, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोका ने इंस्क्रिप्शन करवाए थे। और आप देखोगे कि थ्रू देम ऐसे लिख सकते हो, टू टॉक टू हिज सिटीजन्स, बेसिकली वो जो भी सोचता था, वो जो भी कहना चाहता था, वो उसको इंस्क्राइब करवा देता था, लिखवा देता था, चट्टानों पे लिखवा दिया, कहीं आप देखोगे तो कहीं उसने जो है पत्थरों पे लिखवा के, चट्टानों पे लिखवा के, कहीं उसने जो है कोई प्लेट्स पे लिखवा दिया, है ना, कोई पिलर पे लिखवा दिया, नॉट प्लेट्स, पिलर पे लिखवा दिया। तो हमने देखा है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलते हैं, है ना, या तो उसने इंस्क्रिप्शन करवाया था रॉक्स के ऊपर, है ना, या तो उसने करवाया थे पिलर्स के ऊपर। तो जनरली जब बात कर रहा है अपने सिटीजन से, तो क्या किया उसने, उसने हाईवे पे, आप देखोगे हाईवेज पे, उसने हाईवेज पे भी इंस्क्रिप्शन लगवाए। और ऑफ कोर्स इंस्क्रिप्शन जो थे वो रॉक्स पे लिखे हुए थे, जगह जगह होता है ना, साइड में लिखा होता माइलस्टोन, फला फला जगह इतनी किलोमीटर बची हुई है। तो ये काम अशोका ने यहां पर जो है करवाया था, ठीक है। थर्ड, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब अशोका के टाइम में, अब देखो अशोका है, अब अशोका यहां पर जो है वो 99 ब्रदर्स को मारता है, तब वो गद्दी बैठ रहा है। इसके बाद वो एक लड़ाई और लड़ेगा, दैट इज कलिंग वॉर। और कलिंग वॉर में जितना खून खराबा होगा, खून खराबा आप समझ रहे हो, इतना खून खराबा, इतना खून खराबा कि भाई जिसकी कोई हद नहीं। एंड हेंस उसके बाद अशोका जो है वो एकदम से अपनी चीजों को चेंज कर देता है और वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट भी कर लेता है। और उसकी पॉलिसी जो अभी तक थी बेरी घोष की, फिजिकल एक्सपेंशन, उसे वो बंद करके क्या कहता है, धम्म घोष, है ना, क्या पॉलिसी ऑफ कल्चरल एक्सपेंशन, धम्म को फॉलो करेंगे, कल्चर को फॉलो करेंगे। तो प्लीज नोट करिएगा, सी पॉइंट क्या हो गया कि उसकी जो पॉलिसी है, अशोका पॉलिसी आफ्टर कलिंग वॉर, है ना, आफ्टर कलिंग वॉर। और क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू ब्लड शेड, ड्यू टू ब्लड शेड। भाई दादा भी जो थे वो भी परेशान थे इस चीज से, पहले खूब यहां पर जो है ब्लड शेड होने की वजह से, क्या ब्लड शेड क्या एक तरह से, मतलब ये जो ज्योतिष ने कहा था कि फमाइन आएगा, जो आया भी, तो ही वेंट टू श्रवण बेलागोल। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को देखा था, अडॉप्ट किया था, लेकिन यहां पर अशोका जो है वो अपनी कलिंग वॉर के बाद ड्यू टू ब्लड शेड वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट भी करेंगे। एंड अशोका की पॉलिसी इज नाउ चेंजिंग फ्रॉम बेरी घोष, बेरी घोष का मतलब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, टू बेरी घोष, फिजिकल बेरी घोष टू धम्म घोष, धम्म घोष, धम्म घोष, यहां पर क्लियर है, ठीक है, दैट इज कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। यानी कि हमको जो है लोगों को फिजिकली लड़ाई लड़के नहीं हराना है, अब हमको कल्चर के थ्रू हराना है, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, ठीक है, पॉइंट नंबर डी। आइए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनकी लैंग्वेज की, क्या भाषा यहां पर यूज करी जा रही है। देखिए अब चूंकि ऑफ कोर्स ही बात है कि यहां पर अब जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म फॉलो होने लग गया, तो यहां पर अभी तक देखोगे जो स्क्रिप्ट फॉलो थी, स्क्रिप्ट वो थी क्या, ब्राह्मी, स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी, लैंग्वेज इज प्राकृत। प्लीज नोट करिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, क्योंकि वहां तक भी अब अशोका पहुंच चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे भी अशोका पहुंच चुके हैं, वहां तक भी अशोका का रूल हो चुका है, तो वहां पर हमें जो इंस्क्रिप्शन मिले, अब जाहिर सी बात है वहां जो इंस्क्रिप्शन मिले वो थोड़ा सा हमको क्या चौंकाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अशोका के हम नॉर्थ वेस्टर्न इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये इंस्क्रिप्शंस, यानी कि ये वाले इंस्क्रिप्शंस, इसकी बात हो रही है। ये देखिए अब अशोका यहां तक रूल कर रहा है, यहां तक आ गया अशोका, इधर तक, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में यू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान, राइट, यू हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान का इन्फ्लुएंस है। तो यहां जो इंस्क्रिप्शन मिले, लॉजिक क्या कहती है भाई,
लॉजिक क्या कहेगी, यहां जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो आपको अरमैक और खरोष्टी स्क्रिप्ट के भी मिलते हैं। अरमैक प्लस खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, और पॉइंट नोट करते हैं। देखिए जरा यहां पर पॉइंट नंबर ई। अब अशोका ने, अब जाहिर सी बात है, समझिए इस बात को, थोड़ा एक्नॉलेज करिए कि अगर मैंने बोला कि भाई अशोका ने जब इतना मार काट किया उसका बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। अब बुद्धिज्म में क्या है, नॉन वायलेंस की पॉलिसी है, कोई नॉन वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन वायलेंस होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अशोका के टेरिटरीज में, अशोका के टाइम पीरियड में कोई अगर क्राइम करता है तब क्या होगा? क्योंकि अशोका तो कह रहा है कि भाई अब कोई धम्म घोष नहीं, अब कोई फिजिकल, कोई यहां पर बेरी घोष नहीं, यानी कि अब कोई फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा, कोई मारकाट नहीं होगी, बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया है और बुद्धिज्म बात करता है किसकी, नॉन वायलेंस की। तो अगर कोई क्राइम करेगा तब क्या होगा, तब क्या होगा? सो टू एडमिनिस्टर जस्टिस, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, टू एडमिनिस्टर जस्टिस अशोका ने अपॉइंट किए राजुकास। इज राइट, टू एडमिनिस्टर जस्टिस अशोका अपॉइंटेड राजुकास। अशोका अपॉइंटेड राजुकास। बात समझ में आ गया? ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ। अपने इस पर्टिकुलर धम्म घोष को फैलाने के लिए, ये जो उसकी पॉलिसी थी कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की, व्हाट इज धम्म घोष, मैं भी आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इसको फैलाने के लिए ही अपॉइंटेड धम्म महामत्राज टू स्प्रेड धम्म। अशोका अपॉइंटेड किसको? धम्म महामत्रास, धम्म महामत्रा, प्लीज नोट, धम्म महामत्रास, धम्म महामत्रा। ठीक है, धम्म महामंत्र। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन भी यहां पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड कि 1997 में ये पूछा गया था कि अशोका का नाम किस इंस्क्रिप्शन पे आता है ना, सिर्फ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो ये चीज यहां पर आती है कि अशोका का नाम किस इंस्क्रिप्शन पे आता है, अशोका का नेम, अशोका नेम कहां पर आता है, किस इंस्क्रिप्शन में? यू फाइंड मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा अशोका का नाम सामने आ रहा है। ठीक है, अब ये 2019 का सवाल आया था, ये तो आपका सवाल हो गया 1997 में, यूपीएससी ने पूछा था। एक और सवाल आया था कि हमें किस इंस्क्रिप्शन पे रानियो अशोक देखने को मिलता है, रानियो अशोक, रानियो अशोक कहां देखने को मिलता है? कंगना हल्ली इंस्क्रिप्शन, है ना, कौन सा था, लिखिएगा, कंगना, कंगना हल्ली इंस्क्रिप्शन, राइट। तो ये क्वेश्चन यहां पर 2019 में पूछा है यूपीएससी ने, यूपीएससी ने ये सवाल 2019 में पूछा है, एनसीईआरटी के बेसिस पे काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन यहां पर अशोका का नाम कहां आया है, मास्की में आया है, ये यूपीएससी ने इस सवाल को 1997 में यहां पर पूछा है, इस प्रकार से यहां सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अशोका, यहां पर इतनी बातें जो है अशोका के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट अशोका। नाउ इंपॉर्टेंटली, अब जब अशोका गद्दी बैठ रहा है तो यू विल फाइंड वो चंद्रगुप्त मौर्य की टेरिटरी को इनहेरिट किया उसने। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली उसने कश्मीर पे भी कब्जा किया था। और हमें ये बात कैसा पता चलती है, कश्मीर तक पहुंच गया है वो, हमको ये बात पता चलती है कल्हाड़ के राज तरंगनी से, ये बात भी नोट करिएगा, है ना, कि ही बेसिकली कैप्चर्ड कश्मीर ऑल्सो, ये बात भी कहीं लिख सकते हैं आप, तो ऐड कर लीजिए, इस पॉइंट को भी ऐड कर लीजिए अशोका को लेकर, है ना, कहीं यहाँ पर लगा लीजिए इस पॉइंट को कि भाई उसने कश्मीर में भी कैप्चर किया। कैसे पता चल रहा है? कल्हाड़ की राज तरंगनी से पता चल रहा है। ठीक है, कल से पता चल रहा है। ठीक है, अब साउथ में कौन था? अशोका तो यहां रूल चल रहा है, लेकिन साउथ में कौन था? साउथ में जो हम लोग यहां बात कर रहे हैं
यू विल फाइंड इन द साउथ, इस जगह पे। अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड हमारा चल रहा है कौन सा, हमने देखा 321 बीसी से शुरू होता है ना, और ये चलेगा हमारा कहां तक, मौर्यास चल एंड होंगे अराउंड 182 बीसी के अराउंड मौर्यास का खात्मा होगा कंप्लीटली। तो ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर आपको 3 किंगडम्स मिलेंगी। इधर मिलेंगे आपको चेराज, जहां पर केरला का एरिया है वहां पर मिलेंगे चेराज। ये आपको यहां मिलेंगे चोलाज, चोलाज। और ये वहां इधर तमिलनाडु के एरिया मिलेंगे पांड्यास। ये नोट करिएगा, आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं कि जब मौर्यन अंपायर रूल कर रहा है, अशोका का रूल भी है, आप देखोगे तो साउथ में यहां पर आप देखोगे यहां तक उसने कैप्चर किया। इसके बियॉन्ड क्या था, इसके बियॉन्ड चोला चेरा पांड्या यहां पर जो है वो रूल कर रहे हैं। इतनी बात यहां बेसिक पता चलनी होगी आपको, ठीक है। कलिंग भी जो आप देखो, कलिंग इज नॉट अ पार्ट अर्लियर देन अशोका। अशोका उसे कलिंग की वॉर लड़के जो है कलिंग को यहां पर जो है अपना हिस्सा जो है वो बनाएगा, ठीक है। तो अशोका ने कलिंग को 260 बीसी में जो है 261 बीसी में आप देखोगे तो उसने उसको यहां पर क्या किया था, कैप्चर किया था। 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी, है ना, कम से कम 1.5 लाख लोग जो है प्रिजनर बनाए गए थे। और इसके बाद अशोका ने जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और तभी उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। इस बात को आइए मेंशन कर लेते हैं, इस बात को आइए यहां पर मेंशन कर लेते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, इसको लिखना कोई बुरी बात नहीं है, प्लीज आइए इसको मेंशन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि अशोका के बारे में हम ये देख रहे हैं कि अशोका इज बेसिकली व्हेन ही इज देयर, तो बेसिकली आप देखोगे कि कैप्चर्ड कलिंग, कैप्चर्ड कलिंग रफली अराउंड 260 टू 61 बीसी के अराउंड जो है वो कलिंग को कैप्चर करता है। और इसमें काफी ज्यादा ब्लडशेड होता है ना, काफी ज्यादा ब्लडशेड होता है इसमें। और जाहिर सी बात है ब्लडशेड है तो अशोका वाज वेरी मच मूव्ड बाय सच किलिंग्स, राइट। और इसीलिए फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो फर्दर जो है फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करेगा, है ना। अशोका डिसाइड्स क्या, नो मोर किलिंग्स, अब फर्दर किलिंग नहीं होंगी। प्लस ही अडॉप्ट्स बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को जो है वो यहां पर अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है, तो बेसिकली ये बात समझ में आ रही है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है, अशोका के टाइम पे हो रही है। एंड ऑफ कोर्स इनकी जगह कौन सी, जहां से रूल कर रहे हैं, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में ये जो काउंसिल है वो यहां पर हो रही है। इसका आउटकम क्या था इस वॉर का, है ना, व्हाट वाज द आउटकम। देखिए आउटकम क्या है, पहला आउटकम ये है कि अशोका ने वॉर खत्म कर दी, मतलब ही गेव अप वॉर, ही गेव अप हंटिंग। प्लीज नोट करिएगा, गेव अप हंटिंग, फर्स्ट आउटकम, गेव अप हंटिंग। gave up hunting and started to believe in non-violence, started to believe in non-violence first। second और क्या किया अशोका ने, यहां पर फिजिकल ऑक्यूपेशन को बंद कर दिया उसने, फिजिकल ऑक्यूपेशन अबंडन, फिजिकल ऑक्यूपेशन उसने टोटली क्या करा, अबंडन कर दिया, राइट। इसके अलावा आप देखोगे सेंट मिशनरीज फॉर व्हाट, स्प्रेडिंग द धम्म, ठीक है, ये हुआ। एंड देन ही विजिटेड प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा से रिलेटेड जो जगह थी उसको यहां पर अशोका ने फिर विजिट किया। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि मिशनरीज को भेजे गए, किसको उसको भेजा, जैसे अपने लड़के को यहां पर महेंद्र को भेजा, है ना, अपनी बेटी यहां पर संघमित्रा को भेजा, श्रीलंका भेजा था, है ना, जैसे एग्जाम्पल महेंद्र को भेजा, राइट, अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा,
कहां पर? श्रीलंका। टू स्प्रेड बुद्धिज्म। आप देखोगे आज भी वहां पर बुद्धिज्म जो है अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई क्या अशोका की पॉलिसी जो है वो यहां पर, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि क्या अशोका की पॉलिसी जो यहां पर धम्म की है, क्या ये पॉलिसी धम्म की जो है, क्या ये बुद्धिज्म वाली पॉलिसी है? क्या अशोका की धम्म की पॉलिसी इज इक्वल टू बुद्धिज्म? क्योंकि बुद्धिज्म फॉलो करने लगा था। क्या धम्म का मतलब क्या हुआ यहां पर? आप धम्म का मतलब यहां क्या निकाल रहे हो? धम्म का मतलब क्या, जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहा था? जी नहीं, यहां पर धम्म का मतलब वो नहीं है। धम्म का, अशोका का धम्म जो है वो कोई रिलीजियस प्रिंसिपल नहीं है, बट रादर वो वे ऑफ लाइफ है ना, कैसे जीवन बिताना है, ये वे ऑफ लाइफ है वो, है ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अशोका का जो धम्म है ना, इट इज नॉट एनी रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, है ना, इट इज द प्रिंसिपल्स जो यहां पर लोगों को फॉलो करने हैं, अडॉप्ट करने हैं अपने लाइफ में। तो बेसिकली हम देखें कि यहां पर क्या अशोका के धम्म में थे, तो देखो भी दोस्तों, ये पॉइंट्स को यहां पर जो है आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट्स को यहां याद रखना, क्या क्या है यहां पर, ये पॉइंट्स देखिएगा जरा। ठीक है, पहला तो ऐसे एग्जांपल हो गया सर्विस टू फादर मदर। अब ये एक बेसिक है जो अशोका का धम्म कहता है, उसका वे ऑफ लाइफ है, कल्चर है, वे ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, वे ऑफ लाइफ है ये, है ना, सर्विस दो अपने फादर मदर को। सेकंड, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, अहिंसा होना चाहिए, है ना, कोई यहां पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। लव ऑफ ट्रूथ, राइट, गुड ट्रीटमेंट टू एल्डर्स, बुजुर्गों का, बड़ों का अच्छे से आदर करो, है ना, रिलेटिव्स उनकी इज्जत करो, है ना, थोड़ा सा भाई रिलेटिव्स के बारे में बोल दिया, है ना, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो हमारे यहाँ तो एनीवे, प्रोविजन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करना है, ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है सर्वेंट्स का भी, ये नहीं कि सर्वेंट रगड़ दिया आपने उसको, है ना, वो भी नहीं करना है। नॉन वायलेंस, टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजियस सेक्ट्स, है ना, यू हैव टू बी टॉलरेंट बाकी सारे धर्मों के लिए भी। तो ये अशोका का यहाँ पर क्या हो गया, धम्म हो गया, ये अशोका का धम्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको ये दिखाता हूं कि कितना यहां पर क्या क्या एक्सपेंशन जो है वो हुआ था। ठीक है, मैं आपको एक्सपेंशन दिखाता हूं किस किस प्रकार तरीके से एक्सपेंशन हुआ। अब जरा इस चीज को देखिएगा, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, फिर से लास्ट क्लास में दिखाया था और इस क्लास में भी आपको मैं दिखाया हूं। देखिए, राजगिरिया, अजातशत्रु, शशनाग डायनेस्टी में आ गए, नंद डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपैंड किया, 303 में और एक्सपैंड किया, फिर देखिए यहां पर बिंदुसार, फिर अशोका। समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में आ गया अशोका तक? देखिए फिर देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर शशनाग डायनेस्टी, फिर नंदा, अब देखिए ना चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, फिर थोड़ा पोर्शन 1317, फिर और 303 तक, है ना, यानी कि सिलिकस निकेटर को जीत लिया होगा। 305 बीसी में लड़ाई हुई थी, याद करिए, है ना, तो 303 बीसी में ये वाला एरिया। फिर देखना जरा, राजगिरिया, अजातशत्रु, शशनाग डायनेस्टी, नंदाज, अब देखना चंद्रगुप्त मौर्य निकल गया, यहां पर ऐड हुआ 317 में, 303 में ये ऐड हो गया, और फिर ये देखिए बिंदुसार के टाइम पे, और फिर ये देखिए अशोका के टाइम पे। ये पूरा एक्सपेंशन धीरे धीरे ऐसे यहां पर तीनों राजाओं के टाइम पे हुआ है। होपफुली ये बेसिक बात आपको यहां पर समझ में आ गई। क्लियर है यहां तक बातें दोस्तों? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो बता दीजिए कि हाँ सर ये बातें क्लियर हैं। अब अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो अभी जान लीजिए, ज्यादा हम सारे अशोका के इंस्क्रिप्शन में अभी नहीं जाएंगे, है ना, फिर तो वो पूरा आपका और डिटेलिंग हो जाएगा। अभी हम लोग बेसिक बातें समझ रहे हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन को लेकर। तो इंस्क्रिप्शन वो लिखवा रहा है, हाईवे पे लिखवा रहा है, ताकि आते जाते लोग पढ़ पाए अशोका क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। तो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं एक तो रॉक्स के ऊपर, मैंने आपको बताया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स, है ना, रॉक एडिक्ट्स कहते हैं इसको हम लोग, रॉक्स पे लिखवाया। और दूसरा हम लोग कहते हैं यहां पर क्या, पिलर एडिक्ट्स, पिलर्स पे उसने लिखवाया, पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स। ये बात क्लियर है? ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, तो मतलब रॉक एडिक्ट्स मतलब चीजें जो रॉक्स पे इंस्क्राइब्ड हैं, पिलर एडिक्ट मतलब पिलर पे इंस्क्राइब्ड है। अब अगर पत्थर बड़े बड़े हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट, पत्थर अगर छोटे हैं तो माइनर रॉक एडिक्ट हो गया। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट को समझ सकते हैं आप ऐसे, मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक, क्लियर है? ऐसे ही आप देखोगे पिलर में आपको मिलेगा पिलर रॉक एडिक्ट, पिलर में यहां पर भी आपको सिमिलरली मेजर और माइनर देखने को मिलेगा, वही चीज मेजर माइनर। तो अशोका के इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में आप देखो कई सारे हमको रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट, कई सारे रॉक एडिक्ट्स हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। होपफुली इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कौन कौन से रॉक एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है ना, किस रॉक एडिक्ट में कलिंग की बात हुई है, ये थोड़ा आप मुझे बताइएगा। कौन सा रॉक एडिक्ट है अशोका का जिसमें कलिंग वॉर की बात हुई है? ठीक है, ये बताइएगा आप मुझे। तो ऐसे इसके रॉक एडिक्ट्स के बारे में एडवांस में फिर हम लोग
और मतलब अभी तो हम लोग बेसिक ही कवर कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हम लोग और एडवांस में फिर सारे के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। आइए अब यहां से आता है हमारा एक और, यहां से एक लास्ट पोर्शन इसका, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल। सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यास, इनका सिग्निफिकेंस क्या था, है ना। देखो यार, ये अपने आप में एक चैप्टर है पूरा एनसीईआरटी के अंदर अपने आप में। मैं इसको यहां पर बढ़िया तरीके से आपको हर एक पॉइंट को कवर करते हुए बताने वाला हूं, एंड दिस आई विल ट्राई टू, सब चीजें क्रक्स में आपके पास समझ में आ जाए, कि आपका सारे पॉइंटर्स आ जाए, फैक्ट्स जो लिखे हैं, जो पॉइंट्स, जो फंडा लिखे हैं, वो सारे फंडास क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आइए इसको लिखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा गया किंग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट ए सिग्निफिकेंस के चैप्टर में है कि किंग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। किंग के बिहेवियर को लेकर बात करी गई है और कहा गया है किंग इज बेसिकली, यू विल सी, किंग ने, कौटिल्य ने कहा है कि किंग जो है वो धर्म प्रवर्तक हैं, दैट इज द प्रमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। प्लीज नोट करिएगा, बताता हूं क्या। तो किंग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य का कहना यह है कि इट इज द किंग, किंग इज धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक, यानी कि प्रमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर, प्रमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। प्रमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर मतलब सोशल ऑर्डर क्या है कि ब्राह्मण ये काम करेंगे, है ना, क्षत्रिय काम ये है, वैश्य सा काम ये है, शूद्रा सा काम ये है, जो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। मतलब अगर ये सोशल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो किंग की जिम्मेदारी है कि वो इस सोशल ऑर्डर को प्रोमलगेट करे, इसको चलाए। तो इसलिए कहा गया है किंग क्या है, धर्म प्रवर्तक है। किंग क्या है, धर्म प्रवर्तक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, सेकंड, मौर्यस के टाइम पे एक जबरदस्त आपको ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी। जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी थी, है ना, एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी जो है वो मौर्यास की फंक्शन कर रही थी। अब सोचिए ना आप, लॉजिक कह रही है कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है तो जाहिर सी बात है आपको ब्यूरोक्रेट चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, तो ब्यूरोक्रेसी यहां पर जबरदस्त थी। साथ ही साथ आप देखोगे तो एस्पियोनेज सिस्टम भी चल रहा था। एस्पियोनेज सिस्टम मतलब स्पाई सिस्टम, जासूसी करना है, ठीक है। प्लस आप देखोगे इसके अलावा इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे, उनको तीर्थास कहा गया था, वो भी अपॉइंट किए गए थे। इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज इनको तीर्थास कहा गया है, ठीक है। प्लस आप देखोगे सुपरिंटेंडेंस है इकोनॉमिक की फील्ड के, इकोनॉमिक सुपरिंटेंडेंस जो कर रहे हैं उनको अध्यक्ष कहा गया है, इसका मतलब एक अच्छा वेल डिफाइंड एंड वेरी इलैबोरेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मौर्यास के टाइम पर यहां पर चल रहा था, ठीक है। नॉट ओनली दिस, प्लस हाई ऑफिशियल्स भी थे, और ये हाई ऑफिशियल्स को हम लोग ने वैसे तो डिस्कवर मतलब पढ़ ही लिया है, लिख ही लिया है। यहां पर लिख लीजिए, जैसे क्या, पुरोहित, है ना, देन हमने क्या देखा था, युवराज, देन सेनानी, देन मंत्रिन। तो ये हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, हाई ऑफिशियल्स भी। सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट। अब देखिए सोसाइटी में स्लेव्स की क्या हालात है। एक बात समझिएगा कि सोसाइटी में स्लेव्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, बट सोसाइटी इज नॉट स्लेव बेस्ड, सोसाइटी स्लेव बेस्ड नहीं है। जैसे हमने कहा था ना कि भाई वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में पीपल एग्रीकल्चर जानते थे, बट इट वाज नॉट द डोमिनेंट फोर्स, इट वाज नॉट द डोमिनेंट वर्क। जान रहे हैं लेकिन डोमिनेंट वर्क नहीं है, काम कुछ और, डोमिनेंट मतलब जो काम कर रहे हैं ज्यादातर लोग, वो डोमिनेंट काम कुछ और है। जानते हैं एग्रीकल्चर बट डोमिनेंट वर्क इज समथिंग एल्स। वैसे ही यहां पर स्लेव सोसाइटी में जरूर मौजूद हैं, लेकिन इट इज नॉट कि सोसाइटी स्लेव बेस्ड हो गई है, ऐसा नहीं है।
कि हर काम स्लेव्स यहाँ पर, मतलब स्लेव्स के अराउंड सेंटर चल रही, नहीं, स्लेव्स हैं, उनकी कंडीशंस हैं, खराब है, जो भी है, काम कर रहे हैं, बट सोसाइटी इज नॉट स्लेव बेस्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। डी, मौर्यस ने एक बड़ा जबरदस्त ट्रांसपोर्ट एंड रोड नेटवर्क स्टैब्लिश कर रखा था। यानी आपको एम्पायर के, सॉरी एम्पायर, पूरा जो आपका मॉडर्न एम्पायर है उसके इंपॉर्टेंट सिटीज अच्छे तरीके से आप देखोगे कि वो रोड्स के थ्रू कनेक्टेड थे, और जब भी यहां पर प्रॉपर रोड नेटवर्क होगा तो हमारे लिए ट्रेड बेहतर होता है और इकोनॉमी बेहतर होगी। राइट और रॉन्ग? भाई आपकी अगर सड़कें अच्छी नहीं है, ट्रेड मूवमेंट आसानी से नहीं हो रहा है ना, एक सामान को यहां से वहां पहुंचने में पता चला कि जो रास्ता 500 किलोमीटर का था उसके लिए 12 घंटे लग गए, है ना, जबकि आज की डेट में अगर हाईवे अच्छे होंगे तो 5 घंटे में इंसान पहुंच जाता है, 6 घंटे में पहुंच जाता है इंसान, तो डबल द टाइम लग रहा था। तो उससे क्या होता है, ट्रेड हैम्पर होता है, और ट्रेड हैम्पर होगा तो इकोनॉमी इतनी अच्छी चलेगी नहीं। धीरे जैसे आपका रोड नेटवर्क अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट जबरदस्त हो जाएगा, तो ट्रेड अच्छा हो जाएगा, तो इकोनॉमी में अच्छी हो जाएगी। ये एक और यहां पर स्ट्राइकिंग फीचर था मौर्य का। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, प्लीज नोट करिएगा, ई पॉइंट। एंड दैट इज टैक्सेशन। अब पैसा इतना है तो छोड़ेंगे कहां, टैक्सेशन लेंगे ही लेंगे, ये तो हमने देखा ही था, टैक्स लगा रहे थे पहले। लेकिन यहां पर टैक्सेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का नाम आता है जो कि आपको पता ही होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर। लिखिएगा, समहर्ता। समहर्ता मतलब जो टैक्स का असेसमेंट कर रहा है, टैक्स का असेसमेंट, अब देख लीजिएगा स्पेलिंग। और दूसरा सन्निधाता, चीफ कस्टोडियन, चीफ कस्टोडियन। ठीक है, जो ट्रेजरी है, सारा पैसा जो मिल रहा है, उस ट्रेजरी का चीफ कस्टोडियन कौन होता था, पैसे की देखभाल करने वाला, चीफ कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरी, चीफ कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरी ना। इंपॉर्टेंटली यहां पर आप देखोगे कि रूरल हाउस होल्ड स्टोर्स बनाए गए थे टू स्टोर द ग्रेन। रूरल एरियाज में या रूरल हाउसेज में आप देखोगे, या रूरल हम कह सकते हैं, इट्स अ रूरल, बेसिकली रूरल एरियाज में स्टोर हाउसेस बनाए गए हैं, काहे के लिए, काहे के लिए, ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि टैक्स जो है वो अनाज के बेसिस में भी लिया जा रहा है और टैक्स कॉइंस के थ्रू भी लिया जा रहा है। कॉइंस चल रहे हैं पंच मार्क्ड कॉइंस, पंच मार्क्ड कॉइंस। ठीक है, और रूरल हाउस होल्ड यानी कि यहां पर ग्रेन्स को रखने की भी यहां पर फैसिलिटी बनाई गई, तो टैक्सेशन यहां पर दोनों तरीके से हो रहा है। ठीक है, देन हम बात करेंगे अगर इनकी आर्किटेक्चर की, ABCDEF। अब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये आप देखोगे कि अब ये बुद्धिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा है अशोका के टाइम पे भी, तो बेसिकली क्या हुआ कि यहां पर आप देखो कुछ केव्स हैं, एग्जाम्पल बारबरा केव्स, इंपॉर्टेंट हो गया बारबरा केव्स। ठीक है ना, बारबरा केव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोन मैसनरी, स्टोन के बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं, स्टोन मैसनरी। ठीक है, फिर आप देखिए एक और पॉलिश्ड स्टोन्स मिल रहे हैं हमको यहां पर, इसका शो कर रहा है कि क्या जबरदस्त इनके पास मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी थी। पॉलिश्ड स्टोन्स, पॉलिश्ड स्टोन्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यास। के सारे पॉइंटर्स जो है वो आपके बेसिक चीजों में यहां पर कवर होंगे। चलिए, अब यहां पर एक आखिरी चीज बचता है और वो है, सॉरी, लास्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ मौर्यास कैसे हुआ, और उसके हम लोग यहां पर क्या रीजंस को देखने जा रहे हैं।
व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास? अब आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, इतना बड़ा साम्राज्य जो है अगर आप चलाओगे तो पैसा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी आपने बहुत डिप्लॉय करी, पैसा बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर डिक्लाइन, क्योंकि ट्रेजरी बहुत ज्यादा खर्चा, मतलब ट्रेजरी पे खर्चा बहुत पड़ रहा था। ठीक है, तो यहां पर पहले चीज तो आइए देखिए, देखिएगा फर्स्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऐसे लिखिए कि ब्राह्मण्स, पहले ब्राह्मण होते थे, अब उनकी इनकम क्या थी, पहले उनकी इनकम गिर गई, डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो रही है? वाई डिक्लाइनिंग? बिकॉज अब अशोका जो है रूलर, वो ब्राह्मण्स का यहां पर ज्यादा पैट्रनाइजेशन पे जोर ही नहीं दे रहा है, क्योंकि नाउ ही हैज अडॉप्टेड व्हाट, बुद्धिज्म, राइट? तो उनकी इनकम डिक्लाइन हुई। तो जो रिचुअल्स है वो कौन करेगा, है ना? रिचुअल्स कौन कर रहे थे अभी तक? ब्राह्मण्स कर रहे थे, अब रिचुअल्स हो नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां पर अशोका बैठा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जस्ट अ मिनट, राइट? तो क्या हुआ कि भाई एक तबका जो है अब ऐसा हो गया है सोसाइटी के अंदर, और अशोका के टाइम में खासतौर से, जो कि अब एंटी अशोका एटीट्यूड, या एंटी हम कह सकते हैं ना, कि अब वो उतना सोसाइटी के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं, बिकॉज उनका लॉस हुआ यहां पर इनकम का, है ना? जो यहां पर ब्राह्मण्स को पहले गिफ्ट मिल रहे थे राजाओं से, वो अब यहां मिलना बंद हो गए। तो ब्राह्मण्स का यहां पर जो है एक तरह से इनकम डिक्लाइन हुआ, एंड हेंस यू विल फाइंड कि यहां पर एक तबका जो है वो रिएक्ट करता है। तो बेसिकली पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणिकल रिएक्शन वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन, कि एक तबके में सोसाइटी में एक लोग हैं जो अब साथ में मिलकर चल ही नहीं रहे हैं। सेकंड, फाइनेंशियल रीजन, फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों? क्योंकि इतनी इलैबोरेट ब्यूरोक्रेसी है अगर, तो उस इलैबोरेट ब्यूरोक्रेसी को सैलरी देनी है, खर्चा पानी देना है, खर्चा पानी देना है, तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा कहां से लेके आओगे। हेंस वन ऑफ द रीजंस यहां पर जो है वो डिक्लाइन करता है, रीजन बनता है फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। ठीक है, सेकंड रीजन हो गया। थर्ड, अब मौर्यास रूल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा रूल, ऐसे थोड़ी है कि बहुत बढ़िया रूल हमेशा किया होगा। ऑपरेसिव रूल, ऑपरेसिव रूल ऑफ मौर्यास, ऑपरेसिव रूल ऑफ मौर्यास। ठीक है, ये भी एक रीजन होगा, है ना? लोगों को पनिशमेंट देते होंगे, राइट? ऐसा भी यहां कहानी होगी। देन उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं समझाऊंगा आपको भी। लैक ऑफ यूनिटी ऑन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट लैक ऑफ यूनिटी थी। एंड पांचवा पॉइंट, फिफ्थ, ये आयरन की टेक्नोलॉजी जो थी अभी तक जो मिली थी हमको 1000 बीसी में, अब ये धीरे धीरे और लोगों तक भी पहुंच गई थी, तो और लोग भी अब मौर्यास के बराबर के टक्कर के यहां पर होने लग गए थे। ठीक है ना? तो ये टेक्नोलॉजी जो थी, टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन स्प्रेड टू अदर एरियाज, टू अदर एरियाज। ठीक है, दिस बिकेम अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन। अब यहां पर जो लैक ऑफ यूनिटी वाली बात है, या जो ऑपरेसिव रूल है, ये कहां से आया? क्योंकि सर अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो ये देखा कि भाई वो आदमी जो है अपना जो है ना प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप उसको जो था, वो उसके लिए श्रवण बेलागोल चला गया, रिटायर हो गया, है ना? हमने अशोका को भी देखा कि उसने इतनी किलिंग्स हुई, अशोकलिंगा वॉर हुआ, और उसके बाद फिर वो अपनी पॉलिसी बदल देता है। तो ऑपरेसिव रूलर्स कब आए? देखिए इसका एक पॉइंट समझ लीजिए कि अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कि हमने देखा कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हमने देखा कि उसके बाद बिंदुसार, फिर हमने देखा सर उसके बाद अशोका। अब अशोका के बाद क्या होता है कि जो मौर्यन अंपायर था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अशोका के बाद यू विल फाइंड कि मौर्यन अंपायर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है, और एक आपका ऑन द, मतलब जो बाकी वाला एरिया हो गया, ईस्ट वाला चल रहा है, वह नॉर्मल एरिया चल ही रहा है। नॉर्थ वेस्ट के एरिया में यू विल फाइंड कि यहां पर रूल कर रहे थे, यहां से रूल करेगा कुणाल, एंड दिस वाला एरिया वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ दशरथ। ठीक है, तो इधर वाला एरिया जो कुणाल के हाथ में है, यहां से अब होना शुरू होते हैं, बाहर से शुरू होते हैं फॉरेन इन्वेजन्स होना।
यहां से शुरू हो जाएंगे फॉरेन इन्वेजन होना, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पोस्ट मौर्य में पढ़ेंगे। तो फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं, तो बेसिकली ये इन्वेजन हुए, ये इन्वेजन हुए। और इस इन्वेजन में क्या हुआ कि भाई कुणाल के हाथों से या मौर्यास के हाथों से ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया जो है वो निकल गया। दे लॉस्ट द टेरिटरीज। ये वाला एरिया आगे चलता है, दशरथ आते हैं, इसके बाद आप देखोगे अदर रूलर्स आए, है ना, फिर आप देखोगे अदर रूलर्स आए, ऐसे करते करते लास्ट रूलर ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर वाज बृहदत्ता मौर्य। बृहदत्ता मौर्य, ही वाज द लास्ट रूलर। और बृहदत्ता मौर्य का एक कमांडर था, कमांडर। नाउ ही इज अ वीक रूलर, ये वीक रूलर है और लोग उसको पसंद भी नहीं कर रहे हैं अब, है ना। और इस टाइम में यहां से लेकर यहां तक में आपको आप देखोगे कि हियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुगल्स, सॉरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मौर्यास, यू विल फाइंड कि यहां पर बहुत वीक रूलर्स आ गए थे, बड़ा ऑपरेसिव रूल हो गया था उनका, तो लोग पसंद नहीं करते थे। तो बृहदत्ता मौर्य वाज अ वीक रूलर, उसका एक कमांडर था, इसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो है वो आप देखोगे, सो ही मर्डर्स, ही किल्स, बृहदत्ता मौर्य को मार देता है एंड establishes Mauryan Empire in India. सॉरी यार क्या हो रहा है, establishes Sunga dynasty in India। इसका मतलब डायनेस्टी आ गया, मतलब कुछ छोटा वाला पोर्शन हो गया, एम्पायर बड़ा विशाल पोर्शन, तब डायनेस्टी हो गया। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या, थोड़ा सा मैं उसको आपको अगर रियलाइज करवाना चाहूं, आप देखो इसको भी यहां पर देख सकते हो कि ये भी मैंने यहां पर बनाया हुआ है ना। ये देखिए यहां पर लिखा है कि ड्यूरिंग द मौर्यन किंग बृहदत्ता मौर्यन एम्पायर वाज कंडेंस्ड टू अ मच स्मॉलर रीजन, राइट। तो जो अभी तक अशोका के टाइम में आप देख रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि अभी हम देख रहे हैं कि ये, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भाई इतने बड़े एरिया में यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरिया जो है वो किसका है, वो मौर्यास का है ना, मौर्यास का था। ठीक बात है सर, ये पूरा एरिया मौर्यास का है। लेकिन मैंने क्या बताया कि आफ्टर अशोका डेथ यू विल फाइंड कि मौर्यास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मौर्यास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। हम देख रहे हैं कि क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, दिस वन ऑन द, इस लाइन के इधर वाला, दिस वाज अंडर कुणाल, ये था अंडर किसके, ये वाला था अंडर हिस्सा कुणाल के, ठीक है। और ये वाला यहां पर आप देखोगे पहले यहां कौन आए, इसके बाद इट वेंट अंडर हैंड्स ऑफ दशरथ, देन उसके बाद इट वेंट मैनी सक्सेसर्स आए, एंड लास्ट में यहां जो सक्सेसर था वो था बृहदत्ता मौर्य। और आप समझ सकते हो कि अगर कोई रूलर या अंपायर डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि उसके सक्सेसर्स क्या हो गए हैं, अब सक्सेसर यहां पर धीरे धीरे क्या हो गए हैं सर, सक्सेसर धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। तो वीक सक्सेसर्स का मतलब अब इतने बड़े एरिया में थोड़ी उनका कंट्रोल बचेगा। अगर एक तो डिवाइड हो गए, एक तो इंटरनल डिस्प्यूट हो गया, है ना, डिवाइड हो गया अंपायर दो में, और जो यहां पर बचा कुचा हिस्सा था अब इतना स्ट्रांग थोड़ी होगा, अब वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया, धीरे धीरे इनका कंट्रोल जो है निकलने लग गया, धीरे धीरे कंट्रोल निकलने लग गया, धीरे धीरे कंट्रोल निकलने लग गया। यू फाइंड दैट लास्ट में जब बृहदत्ता मौर्य आया, रूल कर रहा था, तो मौर्यास बड़े छोटे से एरिया में यहां पर रह गए, है ना, बहुत ही छोटे से एरिया में ये यहां पर गवर्न कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इनका जो मिलिट्री कमांडर है पुष्यमित्र सुंग, वो इसको यहां मार देता है, और इसी जगह पे ही विल स्टैब्लिश सुंगा डायनेस्टी इन इंडिया। सुंगा डायनेस्टी को ये स्टैब्लिश करता है, ठीक बात है। अब जाहिर सी बात है मौर्यास का यहां पर भी रूल रहा होगा। इस एरिया में यू विल फाइंड, हियर इन दिस एरिया यू विल फाइंड सातवाहन विल स्टार्ट टू रूल, सातवाहनास। अब ये सब कौन है, सातवाहनास कहां से आए, ये सब हम लोग जब आने वाला लेक्चर है पोस्ट मौर्य, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्या होता है कि भाई इतना बड़ा एरिया मौर्यास का था, है ना, वो इतने बड़े एरिया में गवर्न कर रहे थे, जीते होंगे पहले तो, है ना, हराया होगा, जीते होंगे। जब वो जीत गए तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद अब उनको वो एरिया, जब हारे तो एरिया हाथ से निकला, तो जो लोग वहां पर पहले जिनको हराया होगा एक तरह से, वो उनके फ्यूडिटरी बन गए होंगे। फ्यूडिटरी मतलब उनके अधीन आ गए होंगे, उनके अंडर काम करने लगे होंगे, है ना। मैं मान लीजिए बैठा हूं यहाँ पर नोएडा में, और मैं कैप्चर कर लूं दिल्ली भी, और फिर मेरठ भी, और फिर उसके बाद गाजियाबाद भी, और फिर आगरा तक कैप्चर हो जाए,
है ना। तो क्या होगा, ये सारे जो सिटीज है मेरे अधीन आ गए, लेकिन जैसे ही मेरी पावर डिक्लाइन होगी ये सारे लोग अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। वैसे ही यहां पर क्या था, सातवाहनास के, ये मौर्यास के एक फ्यूरिटरी थे जो इनके अंडर पहले थे, आ गए थे, एंड दे वर सातवाहनास, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। हम इनकी कहानी यहां पर पढ़ने वाले हैं, है ना। शुंगा आएंगे, शुंगास के बाद आप देखोगे यहीं पर यू विल फाइंड कानवास। हालांकि इनकी कहानी को भी हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है ना, ना ही शुंगा ना ही कानवा हमको ही डिस्कस नहीं करना है। लेकिन भारत के अंदर इस जगह पे शुंगास आए, फिर कानवास आए, और इस जगह पे आप देखोगे तो सातवाहन आए। ठीक बात है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसका क्या हुआ, कुणाल का क्या हुआ, यहां पर हुआ क्या दोस्तों, मैंने आपको इसको बताया कि यू विल फाइंड कि यहां पर शुरू होते हैं फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन शुरू हुए, अब किसके के, जैसे फॉर एग्जांपल इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी के बारे में है। इंडो ग्रीक्स का हुआ, सिंथियंस का हुआ, पार्थियंस का हुआ, ये सब अभी इन्वेड करेंगे इधर से। और जब इन्वेड करेंगे तो यहां पर जो मॉडर्न एम्पायर था कुणाल के हाथ से वो निकल जाएगा, और यहां पर इस जगह पे अब फॉरेन डायनेस्टीज जो है वो अपना अपना यहां पर अब दबदबा बनाना शुरू कर जाएंगी। तो मॉडर्न एम्पायर यहां से भी निकल गया, और मॉडर्न एम्पायर यहां पर भी सिकुड़ गया छोटे से एरिया में, है ना। बाद में बृहदत्त मौर्य हु वाज द लास्ट रूलर, उसको पुष्यमित्र शुंग ने मार के या शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। दिस इज हाउ द रूल ऑफ द मौर्यास केम टू एन एंड फाइनली। तो डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास की बात है, मैं चाहूं तो उसको सबसे आखिरी में कर दूंगा। तो डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास का रीजन करके ये चैप्टर जो है यहां पर दोस्तों खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मॉडर्न एम्पायर का चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज फॉर द पोस्ट मौर्य। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन, थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और यार अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो यार डेफिनेटली इसको जो है ना और लोगों तक बताओ कि हाँ ये एक बढ़िया सीरीज चल रही है। इफ योर फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, डू लेट देम नो, है ना। सबका भला होगा, सबको ये बात पता चलेगी, है ना। जितना हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा मैं उतना बेहतर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।